हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि आप लोगों ने टाइटल में ऑलरेडी देख लिया होगा, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को कवर करेंगे। ये लेक्चर मोस्टली रेलेवेंट रहेगा फॉर अकाउंटेंसी डोमेन सब्जेक्ट ऑफ CUET एग्जाम टू बी कंडक्टेड दिस ईयर। ये लेक्चर वो बच्चे भी देख सकते हैं जिनको रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी है या समझना है कि इसमें हम लोग किस प्रकार की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं अपने लेक्चर को शुरू करता हूं। तो हम लोग जो ये टॉपिक कवर करेंगे इन नोट्स की हेल्प से कवर करेंगे। तो ये जो नोट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसको एक्सेस कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। दूसरी बात, आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए इस वीडियो में मैंने टाइम स्टैम्प्स डाल दिए तो आप उनको भी यूज कर सकते हैं। तो फटाफट से अब हम लोग अपनी डिस्कशन करना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का क्या मीनिंग होता है। व्हाट डू यू मीन बाय रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो रिडेम्पशन का मतलब तो वैसे आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो या आप लोगों को ऑलरेडी पता भी होगा। रिडेम्पशन मीन्स रीपेमेंट। रिडेम्पशन मीन्स रीपेमेंट। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि डिबेंचर्स कंपनी के लिए एक लाइबिलिटी होती है। डिबेंचर्स कंपनी के लिए एक लाइबिलिटी होती है। तो जब इस लाइबिलिटी को कंपनी रीपे कर देती है तो इसको हम लोग बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। सिंपल। तो डिबेंचर की जो लाइबिलिटी है जब वो अपनी खत्म कर देती है, डिबेंचर होल्डर्स को पैसा वापस कर देती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो देखो यही मीनिंग लिखा हुआ है यहाँ पे। क्या मतलब होता है रिडेम्पशन का। इट मींस डिस्चार्ज या रीपेमेंट ऑफ लाइबिलिटी फॉर डिबेंचर्स इशूड बाय अ कंपनी, दैट इज रीपेमेंट टू डिबेंचर होल्डर्स। सरल भाषा में बोलूं तो रीपेमेंट टू डिबेंचर होल्डर्स। नेक्स्ट है, डिबेंचर्स या तो पार पे रिडीम हो सकते हैं या प्रीमियम पे रिडीम हो सकते हैं। पार का मतलब क्या हुआ, व्हाट डू यू मीन बाय पार। जब रिडेम्पशन होता है एट फेस वैल्यू, तो अगर जो डिबेंचर्स के फेस वैल्यू 100 रुपए के हैं और कंपनी इसको 100 रुपए पे ही रिडीम करती है तो इसको हम बोलेंगे रिडेम्पशन एट पार। सिमिलरली प्रीमियम का क्या मतलब होता है, जब रिडेम्पशन होता है एट मोर देन फेस वैल्यू। तो अगर कंपनी के जो डिबेंचर्स है उसकी फेस वैल्यू 100 रुपए की है लेकिन कंपनी रिडीम कर रही है डिबेंचर्स को 110 रुपए पे, तो इसको बोलेंगे हम रिडेम्पशन एट प्रीमियम। तो सिंपल ये मीनिंग हो गया आपका। तो डिबेंचर्स या तो पार पे रिडीम हो सकते हैं या प्रीमियम पे रिडीम हो सकते हैं। डिस्काउंट पे रिडीम करना इम्प्रैक्टिकल बात होती है, तो प्रैक्टिकली रेलिवेंट हो जाता है कि डिस्काउंट पे रिडीम हो रहे हैं कि नहीं। कोई भी डिबेंचर होल्डर तैयार नहीं होगा कि भाई आप 100 रुपए के डिबेंचर 90 रुपए में वापस करो, तो कोई भी डिबेंचर होल्डर एक्चुअली इस बात पे तैयार नहीं होगा, इसलिए वो प्रैक्टिकली रेलिवेंट हो जाता है। इसलिए हम लोग पार और प्रीमियम का ही केस यहाँ पे कवर करके चलते हैं। अगला पॉइंट लिखा हुआ है, सच रिडेम्पशन इज डन एज पर द टर्म्स ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो जो टर्म्स ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स होते हैं उस पर सारी चीजें लिखी होती है कि डिबेंचर्स कितने होंगे, कितने फेस वैल्यू के होंगे, क्या इश्यू प्राइस होगा, क्या उसका इंटरेस्ट रेट होगा, कब कब इंटरेस्ट पे किया जाएगा, और साथ ही साथ रिडेम्पशन कैसे कैसे होगा, कब कब होगा, किस तरह से होगा, ये सारी चीजें पहले से ही डिबेंचर होल्डर्स को बता दी जाती है इन टर्म्स ऑफ इशू। तो यही बात लिखी है, जो भी रिडेम्पशन होगा अल्टीमेटली होगा एज पर द टर्म्स मेंशन ड्यूरिंग इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो ये हो गया हमारा सिंपल इंट्रोडक्टरी मीनिंग। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डिबेंचर्स को रिडीम करने के क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं। भाई डिबेंचर होल्डर्स को अल्टीमेटली क्या करना है, कंपनी को पैसा वापस करना है। तो वो पैसा कंपनी कहां से लाएगी, है ना। पैसा कहीं से तो लाना पड़ेगा, तभी तो डिबेंचर होल्डर्स को दे पाएगी। तो कहां से पैसा लाके कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को पे कर सकती है, रीपे कर सकती है। तो पहला लिखा हुआ है आउट ऑफ कैपिटल। आउट ऑफ कैपिटल यानी कि जो कैपिटल का पैसा पड़ा हुआ है कंपनी के पास, कैपिटल बोले तो कंपनी के केस में शेयर कैपिटल हो गया। तो जो शेयर कैपिटल का पैसा पड़ा है कंपनी के पास, उसको यूज करके कंपनी या तो रीपे कर सकती है डिबेंचर होल्डर्स को। सेकेंड लिखा हुआ है आउट ऑफ प्रॉफिट। भाई कंपनी प्रॉफिट्स कमा रही है तो हो सकता है कंपनी बोले कि चलो हम इस अपने प्रॉफिट्स में से कुछ पैसा निकाल लेते हैं और उठा के डिबेंचर होल्डर्स को वापस कर देते हैं। तो दूसरा सोर्स हो गया हमारा आउट ऑफ प्रॉफिट।
और थर्ड सोर्स लिखा हुआ है आउट ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल, यानी कुछ पैसा प्रॉफिट में से दे देते हैं और कुछ पैसा कैपिटल में से दे देते हैं। तो ये हो गए आपके तीन सोर्सेस, तीन मेन सोर्सेस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। नेक्स्ट हमें जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक या कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का। इसको मैं मार्क कर लेता हूं इंपॉर्टेंट। एक मेजर प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है आपके इस टॉपिक का, जहां से आपका आप मान सकते हो सवाल आने के चांसेस ज्यादा है। अच्छा, मैं आगे बढ़ने से पहले तो आप लोगों को एक बात क्लियर करना चाह रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे घबरा रहे कि रिडेम्पशन हमने पढ़ा नहीं, 12वीं में कवर नहीं किया, तो अब हमें यहां पढ़ना पड़ रहा है। तो पहले तो मैं आपको बता रहा हूं कि भाई ऐसा मत सोचना कि इस टॉप चैप्टर से पूरे 10-15 क्वेश्चन आपके बन के आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि ऑफिशियली कोई पेपर पैटर्न है नहीं या हमें आइडिया नहीं है एग्जैक्टली, मैं कह नहीं सकता कि कितने क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अगर मैं अपना लॉजिकल असम्पशन दूं तो 3-4 क्वेश्चन से ज्यादा आई डोंट एक्सपेक्ट कि इस चैप्टर से आएगा। और ट्रस्ट मी, जो क्वेश्चन बनेगा भी ना इस चैप्टर से बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बनेगा। मैं तो आपको थोड़ा ज्यादा ही एक्स्ट्रा जाके पढ़ा रहा हूँ ये चैप्टर, आपको भी लगेगा कि हम ज्यादा ही ओवर पढ़ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन अल्टीमेटली जो यहाँ से सवाल बनेगा आपका आपके एग्जाम में वो ज्यादा ट्रिक, ऐसा कोई बहुत ट्रिकी नहीं होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपका बनेगा। इस चीज के मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है। तो आप लोग इसको चैप्टर को जो पढ़ो, अपने आप से पढ़ो या इस लेक्चर से पढ़ो या किसी भी और लेक्चर से पढ़ो, ऐसे पढ़ना कि आप कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान ले रहे हो। आपने 12वीं में तो ये पढ़ा नहीं, अब आपको थैंक्स टू CUET आपको एक एक्स्ट्रा कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रही है रिडेम्पशन की भी। भाई जब इशू पढ़ लिया तो रिडेम्पशन के बारे में पढ़ लो, है ना। तो इसी तरह आपको इसी अप्रोच के साथ आपको ये चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो अब मैं शुरू कर रहा हूं डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व के बारे में डिस्कस करना। आपके सिलेबस में एक टर्म शायद यूज किया गया है आपके सिंकिंग फंड का, तो सिंकिंग फंड ही हुआ एक प्रकार से, ठीक है। तो यही आपका बेसिकली डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व हुआ। इसको डिबेंचर रिडेम्पशन फंड भी बोल सकते हैं, और यही आपका सिंकिंग फंड मेथड है, ऐसा कुछ मेंशन है आपके सिलेबस में, जो टर्म उन्होंने यहाँ पे वहां पे लिखा हुआ है। तो उसका मतलब आपको यही सारी चीजें कवर करनी है, मैं आपको क्लियर करते हुए चल रहा हूं। तो पहली बात, जब हम डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहली बात हम पढ़ रहे हैं ये एज पर कंपनीज एक्ट, कि कंपनीज एक्ट के कुछ प्रोविजंस, हम लोग कंपनी लॉ के कुछ प्रोविजंस पढ़ रहे हैं इस टॉपिक में। जो प्रोविजंस हम पढ़ेंगे आगे वो लिखे गए हैं सेक्शन 71 सबसेक्शन 4 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। साथ ही साथ एक रूल भी है, रूल नंबर 18 सब रूल 7 क्लॉज बी ऑफ कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल्स 2014। तो इतना बड़ा नाम है, तो आप ऐसे रटो मत, इसको थोड़ा थॉरली 2-4 बार रीड कर लेना कि अगर ये सवाल आपका आ गया फॉर एग्जांपल, तो आप ऑप्शंस पढ़ के आपको याद आ जाए, अच्छा हाँ यही था, ये सेक्शन नंबर हुआ करता था, ये रूल नंबर हुआ करता था। ऐसे रटने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको ऑप्शंस में मिलेगा। इतना आप पढ़ लेना इसको, सेक्शन नंबर को और रूल को, कि जब अगर ऑप्शन में आपको दिख जाइए तो आपको याद आ जाए, आप रिकॉल कर लो, आप आइडेंटिफाई कर लो कि यही सेक्शन नंबर है और यही रूल नंबर है, ठीक है। तो इतना आप लोग कर लेना। तो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्या होता है, तो इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, और मैंने आगे इस नोट्स के अंदर ही कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं सारी चीजें क्लियर करने के लिए। तो सबसे पहली बात, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, इस टर्म में ही आ रहा है नाम रिजर्व। तो ये क्या है? पहली बात, ये एक रिजर्व है, ये एक रिजर्व है। कोई भी रिजर्व बनते हैं आपके प्रॉफिट्स में से, है ना। कोई भी रिजर्व हम प्रॉफिट्स में से बनाते हैं। रिजर्व्स बनाने को हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स भी बोलते हैं। तो ये भी एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एक कह सकते हो आप, है रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। तो ये उन प्रॉफिट्स में से बनता है जो अवेलेबल होते हैं फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ये इंपॉर्टेंट है। सो इट इज क्रिएटेड या सेट आउट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। जो प्रॉफिट्स कंपनी डिविडेंड बांटने के लिए यूज कर सकती है, उन प्रॉफिट से ये रिजर्व बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? आप नाम फिर से पढ़ो, डिबेंचर रिडेम्पशन। तो ऐसा रिजर्व जो डिबेंचर को रिडीम करने के लिए बनाया जा रहा है, यही हो गया डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। तो क्यों बनाया जा रहा है ये? फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। अच्छा, जब हम रिजर्व्स की बात करते हैं तो दो तरह के मोटे मोटे रिजर्व्स होते हैं। एक होता है जनरल रिजर्व, एक होता है आपका स्पेसिफिक रिजर्व। जनरल रिजर्व होता है कि ऐसा रिजर्व जिसका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, कोई भी पर्पस के लिए कंपनी उसको यूज कर सकती है। लेकिन स्पेसिफिक रिजर्व ऐसे रिजर्व होते हैं जो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। तो ये रिजर्व क्यों बनाया जा रहा है? ये डिबेंचर को रिडीम करने के लिए,
फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर ये रिजर्व बनाए जा रहे हैं, तो आप कह सकते हो कि ये एक स्पेसिफिक रिजर्व है। तो ये अपने आप में एक एमसीक्यू बन सकता है कि डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इज अ स्पेसिफिक रिजर्व, जनरल रिजर्व, फलाना करके ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा, आपको सही सेलेक्ट करना है। तो आपको पता होना चाहिए भाई एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जा रहा है रिजर्व, तो ये हो गया एक स्पेसिफिक रिजर्व। क्यों स्पेसिफिक रिजर्व है हमने बोला, ये ऑलरेडी हम बोल चुके, क्योंकि ये रिजर्व हम यूज कर सकते हैं, इट कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। इसके अलावा किसी और पर्पस के लिए ये रिजर्व यूज नहीं किया जा सकता। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को कंपनी बैलेंस शीट में कहां दिखाती है, तो कंपनी की जब भी बैलेंस शीट की बात करेंगे हमेशा याद रखना हम एज पर शेड्यूल 3 बात करेंगे। कंपनी अकाउंट्स में आप जो भी चैप्टर पढ़ो उसकी जब भी बैलेंस शीट की बात होगी उसमें हम लोग एज पर शेड्यूल 3 की बात करेंगे। तो शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग हम इसको कहां दिखाते हैं, हम इसको दिखाते हैं अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस अंडर द हेड शेयर होल्डर्स। तो अगर आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद होगा, जो कि होना भी चाहिए क्योंकि वो भी आपका पार्ट ऑफ सिलेबस है, तो उसमें लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में जो सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड आता है उसमें सबसे पहले शेयर कैपिटल आता है, उसके नीचे आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। उस रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर हम लोग ये डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व डालते हैं। इनफैक्ट जब 12वीं में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी के बारे में पढ़ा था, तो वहां पे मैं बहुत सारी हम लिस्ट पढ़ते थे रिजर्व्स की, वहां पे हम मेंशन भी करते थे डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। तो अगर आपके पास नोट्स वगैरह हैं या जहां से भी आप पढ़ रहे हो तो वहां चेक कर लेना, वहां पे भी लिखा होगा ये वर्ड डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। तो इस रिजर्व को हम लोग रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखाते हैं। अच्छा देखो, कभी कभी डिबेंचर्स क्या होते हैं, वो फुल्ली कन्वर्टेबल होते हैं, है ना। डिबेंचर्स हो सकता है फुल्ली कन्वर्टेबल हो इनटू अदर डिबेंचर्स या शेयर्स, यानी ऐसे डिबेंचर्स जो कैश में रीपे नहीं होंगे वो दूसरी सिक्योरिटीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ऐसे केस के लिए, ऐसे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के लिए हमको डीआरआर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो डीआरआर की रिक्वायरमेंट वही होगी जहां डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए कैश में रीपे करना है, जब डिबेंचर होल्डर्स को पैसा वापस करना है, उसी केस के लिए हमको डीआरआर बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो डीआरआर इज नॉट रिक्वायर्ड वेयर डिबेंचर्स आर फुल्ली कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स और अदर डिबेंचर्स। सर फुल्ली कन्वर्टेबल मतलब पूरे के पूरे 100% डिबेंचर्स कन्वर्ट हो जाएंगे आपके दूसरे शेयर्स या डिबेंचर्स में, ऐसे डिबेंचर्स को हम लोग बोलेंगे फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। अच्छा, एक और प्रकार के कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। पार्टली कन्वर्टेबल इसका मतलब ही क्या हुआ कि ऐसे डिबेंचर्स जो 100% कन्वर्ट नहीं होंगे, उसका कुछ ही पार्ट दूसरे शेयर्स या डिबेंचर्स में कन्वर्ट होगा और बाकी पार्ट हमको कैश में डिबेंचर होल्डर्स को वापस करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में डीआरआर हमें कौन से पार्ट के लिए रिक्वायर होगा, सिर्फ उसी पार्ट के लिए जो कन्वर्टेबल नहीं है। जो पार्ट कन्वर्टेबल नहीं है का मतलब जो पार्ट कंपनी को कैश में डिबेंचर होल्डर्स को वापस करना है, उसी पार्ट के लिए हमको डीआरआर बनाना होगा। इसलिए यहां पे क्या लिख दिया, वेयर डिबेंचर्स आर पार्टली कन्वर्टेबल डीआरआर इज क्रिएटेड फॉर द नॉन कन्वर्टेबल पार्ट ओनली। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि अगर डिबेंचर्स फुल्ली कन्वर्टेबल है तो उस केस में डीआरआर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं कंपनी को। अगर डिबेंचर्स आपके पार्टली कन्वर्टेबल है तो सिर्फ उसी पोर्शन के लिए डीआरआर बनाना है जो आपका कन्वर्टेबल नहीं है, यानी जो पार्ट आप कंपनी को कैश में वापस करना पड़ेगा डिबेंचर होल्डर्स को। चलो ये तो हो गई थोड़ी थियोरेटिकल टाइप की बात। अब इंपॉर्टेंट बात करते हैं, थोड़ा पतला पेन ले लेते हैं। डीआरआर कितना बनाना है, डीआरआर की तो हमने बात कर ली, हम समझ गए, चलो एक स्पेसिफिक रिजर्व है, हम ये भी समझ गए ये एक ऐसा रिजर्व है जो कंपनी डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए बनाती है। लेकिन सवाल उठा कितना पैसा डाले डीआरआर में, कितना डीआरआर बनाएगी कंपनी, ये कहां लिखा है, तो कहां लिखा है ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये कंपनी लॉ में लिखा हुआ है, सेक्शन नंबर 71 सबसेक्शन 4 रेड विद दिस रूल। तो कुल मिलाकर जब हम इसको क्यूमुलेटिवली रीड करेंगे तो इस लॉ के अंदर लिखा है, सरल भाषा में बोलूं तो लॉ के अंदर, कानून के अंदर लिखा है कि कितना डीआरआर कंपनी बनाएगी। तो कितना बनाएगी, तो उसके लिए आपके 2 केसेस हो गए, केस नंबर 1, केस नंबर 2। पहला केस लिखा है वेयर रिडेम्पशन इज आउट ऑफ प्रॉफिट अलोन, जहां पे सिर्फ प्रॉफिट में से रिडेम्पशन होगा। यानी कौन सा केस, जब हमने सोर्सेस की बात करी थी, तो यहां पे हमने बोला था आउट ऑफ प्रॉफिट। तो जहां पे रिडेम्पशन सिर्फ प्रॉफिट में से करने वाली कंपनी, पूरा का पूरा अपना प्रॉफिट यूज करके कंपनी रिडेम्पशन करने वाली है, तो उस केस में कितना डीआरआर बनाना पड़ेगा कंपनी को, 100%
ऑफ वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स। ठीक है, तो प्रैक्टिकल सवाल आपको दिखाऊंगा इसी नोट्स के अंदर, उसमें आपको समझ आएगा कि किस प्रकार से हमें कैलकुलेशन करनी होती है डीआरआर की। तो सारी चीजें धीरे धीरे होगी, तो पेशेंटली पूरा लेक्चर आपको सुनना है और मेरे साथ साथ आपको पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, अगर रिडेम्पशन इज आउट ऑफ प्रॉफिट ओनली, पूरा का पूरा रिडेम्पशन प्रॉफिट में से होगा, तो आपको कितना डीआरआर बनाना है, 100% ऑफ वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स। अदर केसेस, यहां पे अदर केसेस का मीनिंग हो गया जहां पे प्रॉफिट प्लस कैपिटल, यानी कि पार्टली प्रॉफिट और पार्टली कैपिटल यूज करके अगर कंपनी रिडेम्पशन करने वाली है, यानी कि कौन सा वाला केस, ये वाला केस, आउट ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल, दैट इज पार्टली आउट ऑफ प्रॉफिट एंड पार्टली आउट ऑफ कैपिटल। इस केस के अंदर कितना डीआरआर बनाना है, इस केस में कितना डीआरआर बनाना है, एटलीस्ट 10% ऑफ वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स। यहां पे जो वर्ड पे मैं आपको गौर कराना चाहता हूं वो है एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब, लिखने का मतलब क्या हो गया यहां पे, कि ये आपको मिनिमम बता रहा है, दिस इज मिनिमम डीआरआर। ये कुछ फिक्स्ड नहीं है, ये बोल रहा है कि एटलीस्ट कम से कम इतना डीआरआर तो बनाओगे आप, कितना, 10% ऑफ वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स। तो प्रॉफिट में से खाली अगर रिडेम्पशन हो रहा है फिर तो 100% बनाना है, वहां पे कोई मिनिमम मैक्सिमम कुछ नहीं है, वहां आपको 100% बनाना ही बनाना है। लेकिन दूसरे केस में, दूसरा केस मतलब मैंने बोला आपको प्रॉफिट प्लस कैपिटल वाला केस, उस केस में आपको बनाना है एटलीस्ट 10% ऑफ वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स या आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स। एटलीस्ट का बोलने का मतलब मैंने बोला ये हो गया मिनिमम डीआरआर। ठीक है, तो इतना आपको पहले पता होना चाहिए। तो आपका सिंपल से सिंपल क्वेश्चन बन सकता है भाई इस चैप्टर से, आपको यही पूछ लेगा कि भाई अगर रिडेम्पशन इज आउट ऑफ प्रॉफिट ओनली देन डीआरआर टू बी मेड इज, आपको कई सारे ऑप्शन दे देगा, आपको टिक करना है 100% पे। अगर वैसे आपसे पूछे कि नॉर्मल केस में मिनिमम कितना डीआरआर बनाना होता है, तो आपका ऑप्शन में टिक करना है 10%। तो इस तरह के सवाल आपके बनेंगे मोस्टली, जो मेरे हिसाब से बनेंगे, फिर भी मैं आपको सारी चीजें यहां पे कवर कराने वाला हूं। ठीक है, तो पहली बात आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। अब आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि चलो हम समझ गए डीआरआर क्या होता है, डीआरआर क्यों बनता है, डीआरआर हम क्यों यूज कर सकते हैं, और अब हम ये भी समझ गए कि कितना डीआरआर बना सकते हैं। लेकिन सवाल उठा, सर ये डीआरआर कब तक हमको डीआरआर बना लेना चाहिए, कोई टाइम लिमिट है क्या, कब तक ये डीआरआर में हमें पैसे, प्रॉफिट्स को या पैसे को डाल देना चाहिए। तो ये देखो लिखा हुआ है, अमाउंट में बी ट्रांसफर टू डीआरआर एट एनी टाइम बिफोर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। यानी कि कंपनी को ध्यान रखना है, पैसा रिडीम करने से पहले, डिबेंचर्स रिडीम करने से पहले आपके डीआरआर में जो प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट है उतना अमाउंट होना चाहिए बिफोर रिडेम्पशन। एनी टाइम आप कभी भी डाल दो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। आप 2 साल पहले डाल दो, रिडेम्पशन से 2 साल पहले डाल दो, 5 साल पहले डालो, कभी भी डाल दो। आप रिडेम्पशन से 1 दिन पहले डाल दो, सपोज रिडेम्पशन हो रहा है 31 मार्च 2017 को, तो आप चाहो तो 29 मार्च 2017 को डीआरआर बना दो, तब भी हमको कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि लॉ में क्या लिखा है, एनी टाइम बिफोर रिडेम्पशन, रिडेम्पशन करने से पहले भी आपको डीआरआर बनाना है। इनफैक्ट मैं तो कहता हूं आप 31 मार्च को भी बना सकते हो, 31 मार्च को भी आप डीआरआर में पैसा डाल सकते हो। कंडीशन क्या है कि रिडेम्पशन पहले नहीं करोगे आप, पहले आपके डीआरआर में पूरे पैसे होने चाहिए जो भी प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट है, उसके बाद ही आपका रिडेम्पशन आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी ऐसे कोई डेट नहीं है, कोई ऐसी स्पेसिफिक डेट नहीं दे रखी लॉ में, बस इतना बता रखा है कि रिडेम्पशन करने से पहले आप कभी भी डीआरआर बना सकते हो। और डीआरआर आप चाहे तो एक बार में पूरा बना दो, या आप उसको टुकड़ों टुकड़ों में भी बना दो कि हर साल इतना इतना पैसा हम डीआरआर में डाल रहे हैं। आप जैसे बनाना चाहो कर सकते हो, आपके पास पूरी छूट है। कंडीशन बस इतनी सेटिस्फाई कर देना कि भाई रिडेम्पशन करने से पहले आप डीआरआर पक्का से बना लेना, ये खाली आपके लॉ में लिखा हुआ है। तो ये भी आपकी बात क्लियर हो गई, आई होप। नेक्स्ट है, अब आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए, और नहीं आ रहा तो मैं रेस कर देता हूं सवाल कि क्या यहां पे डीआरआर बनाने की कोई एग्जेम्पशन है, क्या सारी कंपनीज को डीआरआर बनाना है, कोई ऐसी कंपनी होती है जिनको छूट मिल रखी है डीआरआर बनाने से। तो उसका आंसर आपका नेक्स्ट बुलेट पॉइंट पे मिल जाएगा। यहां पे लिखा है कंपनीज या इंस्टीट्यूशंस एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ट्रांसफरिंग अमाउंट टू डीआरआर।
किन कंपनीज को, किन तरह की कंपनीज को छूट मिल रखी है कि भाई आपको डीआरआर बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये भी आपको ध्यान से पढ़ना है। तो देखो क्या क्या लिखा हुआ है, ये लिस्ट एक बार पढ़ना। सबसे पहले लिखा ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिनको शॉर्ट में बोल दिया मैंने AIFIs, AIFIs रेगुलेटेड बाय आरबीआई, रेगुलेटेड बाय आरबीआई। इसका एग्जाम्पल हो गया, आपकी रेफरेंस के लिए आपके लिए मैंने लिख दिया एग्जाम्पल नबार्ड। तो AIFIs को बनाने की आवश्यकता नहीं है, जो आरबीआई से रेगुलेट होता है, एग्जाम्पल हो गया नबार्ड। सेकेंड, बैंकिंग कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज को बनाने की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम्पल हो गया HDFC बैंक। कोई भी बैंकिंग कंपनी ले लो यार, HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, कोई भी आप ले लो, कोई भी बैंक ले लो, इन बैंकिंग कंपनीज को डीआरआर बनाने की आवश्यकता नहीं। थर्ड में लिखा अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये मेन है, विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 272 टू सबसेक्शन 72 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, दैट इज एग्जाम्पल हो गया आपके LIC। तो LIC को जैसे फॉर एग्जाम्पल डीआरआर बनाने की आवश्यकता नहीं है। फोर्थ है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जिनको शॉर्ट में हम बोलते हैं NBFCs। NBFCs रजिस्टर होती है आरबीआई के अंदर, आरबीआई एक्ट के अंदर बेसिकली रजिस्टर होती है, चाहे ये लिस्टेड हो चाहे ये अनलिस्टेड हो। तो सारी NBFCs को छूट दे दी गई है, मतलब ऐसी NBFCs जो आरबीआई के अंदर रजिस्टर्ड हो ऑब्वियसली, और प्रैक्टिकली भाई NBFC कहलाने के लिए आपको आरबीआई के अंदर रजिस्टर कराना ही पड़ता है, तो ये तो एक ऑब्वियस सी बात हो गई, अंडरस्टूड बात हो गई। लेकिन NBFCs को, सारी NBFCs को छूट दे रखी है फ्रॉम क्रिएटिंग डीआरआर, डीआरआर की रिक्वायरमेंट से आपको छूट मिल रखी है। NBFC का सर एग्जाम्पल, सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो मेरे दिमाग में आया, जो मुझे लगा सभी बच्चों को पता होगा, बजाज फाइनेंस। ठीक है, तो बजाज फाइनेंस एक NBFC हो गई आपकी। अगला है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज रजिस्टर्ड विद नेशनल हाउसिंग बैंक, ये भी हो गया या तो लिस्टेड या अनलिस्टेड। तो शॉर्ट में HFCs, ठीक है, NBFCs नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, HFCs हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, इनको भी छूट मिल रखी है, ये भी चाहे लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, सारी HFCs को छूट मिल रखी है फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ डीआरआर। इसका भी एग्जांपल जो मोस्ट कॉमन मेरे दिमाग में आया, जो सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, एक प्रकार से सबसे पुरानी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इंडिया की, वो है HDFC। ठीक है, तो अगर बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं भाई HDFC अलग है, HDFC बैंक अलग है, ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना। HDFC बैंक एक बैंकिंग कंपनी है, HDFC खाली जो है ये एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। ठीक है, एक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी दिमाग में आ रहा है, LIC हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, ऐसी कुछ करके नाम है एक और भी आपको हो सकता है पता हो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। तो शॉर्ट में इनको भी आपको छूट मिल रखी है फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ डीआरआर। और इसके अलावा मजे की बात देखना, मुझे बहुत मजा आता है लास्ट वाला पॉइंट पढ़ के, इतनी सारी चीजें हम पढ़ लेते हैं और लास्ट में देखो क्या उन्होंने छूट दे रखी है, ऑल अदर लिस्टेड कंपनीज। ले भाई ले लो जी, उन्होंने बोला सारी लिस्टेड कंपनीज, जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, सारी कंपनीज को छूट मिल गई फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ डीआरआर। सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी इंडिया की कौन सी हो गई भाई? रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, सबसे बड़ी कंपनी इंडिया की लिस्टेड कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी भी बोल दो, रिलायंस इंडस्ट्रीज। मजे के लिए ऐसे आपसे पूछ रहा हूं, मुझे कमेंट में बताना इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी कौन सी है, सेकंड सबसे बड़ी कंपनी इंडिया की कौन सी है? अगर आप लोगों को पता है, बिना गूगल करे पता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। ठीक है, तो आपका इतनी सारी एग्जाम्पशन हो गई, तो इतनी सारी एग्जाम्पशन याद रखने से अच्छा, मतलब ये पता होना चाहिए। इसका मैं क्रक्स बता देता हूं, क्रक्स क्या बन के आ गया। जब इतनी सारी एग्जाम्पशन मिली गई, तो हम ये पढ़ लेते हैं कि भाई काम करो, ये बता दो किसको जरूरत है। आप ये बता दो, एग्जाम्पशन बताने की जगह ये बता दो कि कौन सी कंपनी इसको डीआरआर बनाने की आवश्यकता है। तो हमने बोला ये मेरा क्रक्स हो गया। इन नटशेल, only unlisted companies that to other than NBFCs and HFCs are required to transfer amount to DRR। यानी जो DRR की रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ अनलिस्टेड कंपनीज को फॉलो करने की जरूरत है, कंप्लाई करने की जरूरत है, वो भी अगर वो NBFC और HFC नहीं है। और अदर देन NBFC या HFC क्यों बोला मैंने? क्योंकि यहां पे देखना, जब हमने NBFC और हाउसिंग फाइनेंसिंग कंपनीज की बात करी थी, तो यहां हमने बोला था ये अनलिस्टेड भी हो सकती है, चाहे लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो,
दोनों भी प्रकार की एनबीएफसीज एंड एचएफसीज को छूट मिल रखी है डीआरआर की रिक्वायरमेंट से। इसलिए मैंने बोला सिर्फ अनलिस्टेड कंपनीज अदर देन एनबीएफसीज एंड एचएफसीज आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर अमाउंट टू डीआरआर। ये आपको पता होना चाहिए। इसमें मैं कई सारे स्टार मार देता हूं। यहां पे आपको एक एमसीक्यू के सवाल में फंसाया जा सकता है ना। वो आपको कोई भी कंपनी का नाम बोल देगा और ब्रैकेट में बोल देगा कि इट इज एचएफसी या एनबीएफसी, और पूछेगा कितना डीआरआर में इसको पैसा इस कंपनी को ट्रांसफर करने की जरूरत है। वो बोल सकता है XYZ फाइनेंस लिमिटेड विच इज अ रजिस्टर्ड एनबीएफसी इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर टू डीआरआर। कितना डीआरआर में ट्रांसफर करने की आवश्यकता है वो ऑप्शन दे देगा, नील, 10%, 20%, 100%। तो बहुत सारे बच्चे आंख बंद करके हो सकता है बोल दे सर 10%, जबकि क्योंकि ये एनबीएफसी है तो एनबीएफसी होने के नाते इसको कोई भी डीआरआर में पैसा ट्रांसफर करने की आवश्यकता नहीं है। तो एक्चुअली में इसका आंसर बी ना होके ए हो जाएगा। तो इस तरह से आपका बेसिकली मैं बोलना चाह रहा हूं एमसीक्यू का सवाल यहां से बन सकता है, इसलिए ये लिस्ट आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इतनी बात हमारी आई होप क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। सर डीआरआर बनाने की हम अल्टीमेटली, चलो हमने अभी तक लॉ पढ़ लिया, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं? हमारा डोमेन सब्जेक्ट क्या है? अकाउंटेंसी। हमें अकाउंटेंसी पढ़नी है, हमें अकाउंटिंग एंट्रीज बनानी सीखनी है। तो इतनी सारी बातें करने के बाद हमें अल्टीमेटली डीआरआर बनाने के लिए क्या अकाउंटिंग एंट्री पास करनी है? तो बहुत सिंपल एंट्री हो गई। हमने क्या बोला था ऊपर, ये एंट्री बताने के लिए ऊपर एक बार आपको दोबारा से दिखा देता हूं। हमने क्या बोला था? डीआरआर क्या होता है? इट इज अ रिजर्व सेट आउट ऑफ प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो जो भी प्रॉफिट से कंपनी डिविडेंड बांट सकती है उन प्रॉफिट से हम लोग उठा के पैसा रिजर्व में डाल देते हैं। इस प्रकार से डीआरआर बनाया जाता है। तो इसलिए इसकी एंट्री क्या बोल दी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि जनरल रिजर्व के पैसों से डिविडेंड दिया जा सकता है। डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, तो सिंपल भाषा में ये एक रिजर्व होता है जो डिविडेंड को एक स्टेबल डिविडेंड पे करने के लिए बनाया जाता है, कि ताकि कंपनी हर साल एक स्टेबल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पे कर सके। ऐसा ये एक रिजर्व होता है। तो ये रिजर्व तो स्पेसिफिकली डिविडेंड के लिए बनाया जाता है। तो ये भी आप कह सकते हो इट इज ऑल्सो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। और फाइनली अगर इनमें पैसा नहीं है तो सरप्लस है ना, जो आपका रिटेन्ड पैसा होता है, जो सरप्लस में आप रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर सरप्लस दिखाते हो, उसमें से भी उठा के आप पैसा डाल सकते हो टू डीआरआर। ठीक है, तो जब जनरल रिजर्व या जो भी इन तीनों में से जो भी चीजें यूज करके हम पैसा डालेंगे तो इन चीजों को हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि हम इनको कम कर रहे हैं। और डीआरआर एक प्रकार का रिजर्व है, रिजर्व बनाने के लिए हम रिजर्व क्रेडिट करते हैं, तो डीआरआर को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। इसलिए आपकी एंट्री हो गई जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। तो ये आपकी अकाउंटिंग एंट्री हो गई, सिंपल, खत्म। अब एक नोट यहां पे लिखा हुआ है, तो एक नोट है आपकी नॉलेज के लिए, आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए मैंने यहां डाला हुआ है। आपके दिमाग में हो सकता है सवाल आया हो, सर जब हम डीआरआर पढ़े हमने बोला प्रॉफिट में से अगर रिडेम्पशन हो रहा है तो हमें 100% डीआरआर बनाना है। अगर इस केस में मैंने बोला, अगर इस केस के अंदर आपका डीआरआर रिडेम्पशन हो रहा है तो हमने बोला 10% का डीआरआर बनाना है। अब आपके दिमाग में आएगा सर व्हाट इफ कैपिटल में से रिडेम्पशन कर रही है कंपनी, तो क्या अपना कैपिटल अगर कंपनी यूज करके रिडेम्पशन कर रही है तो क्या करना है? तो उसके इसमें क्या डीआरआर बनेगा? तो आंसर इज नो, आंसर इज नो। तो देखो क्या लिखा हुआ है, रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल मींस रिडेम्पशन विदाउट ट्रांसफरिंग एनी अमाउंट टू डीआरआर आउट ऑफ प्रॉफिट्स। यानी कि जब कंपनी बिना डीआरआर में पैसा ट्रांसफर करे रिडीम कर देती है पैसा, तो उसी को हम बोल देते हैं रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। क्योंकि हम मानते हैं कि भाई जब डीआरआर में पैसा डाला ही नहीं, जब डीआरआर में प्रॉफिट्स आपने डाली ही नहीं, तो आपने प्रॉफिट्स यूज ही नहीं करे, आपने प्रॉफिट्स यूज ही नहीं करे, आपने इसका मतलब कैपिटल का, कंपनी के कैपिटल का पैसा यूज करा फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन। तो इसलिए हमने बोला, इसलिए आपका मीनिंग यहां पे लिखा हुआ है कि रिडेम्पशन ऑफ कैपिटल का मतलब क्या हुआ है? आउट ऑफ कैपिटल मतलब का क्या मतलब होता है? इट मींस रिडेम्पशन विदाउट ट्रांसफरिंग द अमाउंट टू डीआरआर।
लेकिन भाई डीआरआर, इसका मतलब देखो एक प्रकार से सोचने का तरीका, आप सोचो, हमने बोला डीआरआर बनाने से किसको छूट है, सिर्फ इसको छूट है। डीआरआर बनाने से सिर्फ इन कंपनीज को छूट मिली हुई है। यानी कि इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल कौन सी कंपनीज कर सकती हैं, या कौन कौन से केस में हो सकता है। या तो ऐसी कंपनीज हो जिनको एग्जेम्पशन मिली हुई हो डीआरआर बनाने से पहले, बनाने से, यानी ये वाली कंपनीज जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। या फिर हमने बोला था जब फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं तो डीआरआर बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो इस केस में आउट ऑफ रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल हो सकता है। या फिर हमने बोला ऑन कन्वर्टेबल पार्ट ऑफ पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, जो कन्वर्टेबल पार्ट होता है पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, उस केस में रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल हो सकता है। बाकी केस में इसमें रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल हो ही नहीं सकता, क्योंकि कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग हमें मैंडेटरी है कि हमें डीआरआर बनाना जरूरी है ना। तो सिर्फ इसके अलावा सारे केसेस में क्योंकि डीआरआर बनाने की हमें आवश्यकता है एज पर द लॉ, तो उस केसेस में हम बाकी सारी कंपनीज में, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं कोई अनलिस्टेड कंपनी है, अगर कोई भी अनलिस्टेड कंपनी है जो एनबीएफसी नहीं है और एचएफसी नहीं है, इस केस में आप रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें आपको एज पर लॉ डीआरआर बनाना जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज खाली एक क्लैरिफिकेशन के लिए, यहां से मैं उम्मीद नहीं करता कि कोई सवाल आपका बनेगा, खाली आपकी दिमाग खोलने के लिए, आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए ये पॉइंट मैंने डाला हुआ है। चलिए फटाफट से हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक मुझे आपके साथ डिस्कस करना है वो है ट्रीटमेंट ऑफ डीआरआर आफ्टर रिडेम्पशन। हमने बोला डीआरआर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के लिए बनाया जाता है। तो भाई जब रिडेम्पशन हो जाए, जब हमने रिडेम्पशन खत्म कर दी, डिबेंचर होल्डर्स को पैसा वापस कर दिया, उसके बाद डीआरआर का क्या होता है ना। डीआरआर रखने को तो कोई फायदा नहीं ना, डीआरआर तो हमने रिडेम्पशन के लिए बनाया था। वंस रिडेम्पशन हो गई तो अब डीआरआर का पर्पस खत्म हो गया, तो उसके बाद हम डीआरआर का क्या करते हैं, हम लोग डीआरआर को जनरल रिजर्व में डाल देते हैं। तो आफ्टर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स या आफ्टर द डिबेंचर्स हैव बीन रिडीम्ड, डीआरआर इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ये कुछ इस प्रकार का है। आप एक तरह से जब एनपीओ में पढ़ते हो एसेट फंड के केस, आपको याद होगा है ना, एनपीओ में हम एसेट फंड पढ़ते हैं, सपोज बिल्डिंग फंड। तो जब बिल्डिंग फंड एक स्पेसिफिक फंड होती है, जो भी पैसा यूटिलाइज हो जाता है बिल्डिंग फंड में से फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, उसको हम उठा के बिल्डिंग फंड से उठा के जनरल फंड या कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर देते हैं। तो बिल्कुल उसी प्रकार की चीज यहां पे भी हो रही है, हम यहां पे भी वही कर रहे हैं। रिडेम्पशन होने के बाद, यानी जो रिजर्व बनाया था उसका पर्पस जब खत्म हो गया, वो पर्पस खत्म होने के बाद हम डीआरआर का जो पैसा है वो उठा के वापस जनरल रिजर्व में उठा के डाल देते हैं। ठीक है, अच्छा अब डीआरआर में पैसा, सॉरी डीआरआर से जो जनरल रिजर्व में ये ट्रांसफर होना है, ये कैसे कैसे होगा, है ना। अब रिडेम्पशन अलग अलग तरीके से हो सकती है, हम आगे डिस्कस करेंगे आपके जाके। रिडेम्पशन अलग अलग तरीके से हो सकती है। हो सकता है कंपनी बोले सारी जो रिडेम्पशन है, सारा डिबेंचर है हम एक बार में ही पे कर देंगे। हो सकता है कंपनी बोले हम जो डिबेंचर रिडीम करेंगे वो टुकड़ों टुकड़ों में करेंगे, हर साल करेंगे, हर साल इक्वली करेंगे, या जो भी है इंस्टॉलमेंट्स में करेंगे। तो सवाल उठा कि क्या हम लोग कितना डीआरआर में से पैसा उठा के जनरल रिजर्व में डाल सकते हैं। तो ये करने के दो तरीके होते हैं। या तो कंपनी हो सकता है बोले कि हम प्रोपोर्शनेटली हर रिडेम्पशन के बाद उठा के डालेंगे जनरल रिजर्व में, या दूसरा केस हो सकता है कंपनी बोले कि हम ये कॉम्प्लिकेशन में पड़े ही ना, हम जब सारे डिबेंचर्स रिडीम हो जाएंगे तो हम एक साथ सारा डीआरआर उठा के जनरल रिजर्व में डाल देंगे, दैट इज फुल अमाउंट आफ्टर रिडेम्पशन ऑफ ऑल द डिबेंचर्स। ठीक है, लेकिन इन दोनों भी मेथड में से जो ज्यादा लॉजिकल होता है वो ये वाला होता है, ये वाला तरीका ज्यादा लॉजिकल होता है। तो अगर क्वेश्चन में कोई इंस्ट्रक्शन ना दी हो कि हमें क्या करना है डीआरआर का आफ्टर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, तो हम यही तरीका फॉलो करते हैं, प्रोपोर्शनेट वाला। चिंता मत करना, मैंने आप लोगों के लिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस इन्हीं नोट्स के अंदर बना रखे हैं। सारी चीजें आपको समझ आएगी, सारी कैलकुलेशन, सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ आएगी। अभी मैं सिर्फ पहले आपको कॉन्सेप्ट कवर करा रहा हूं, क्वेश्चंस की हेल्प से आपको सारी चीजें क्लियर होने वाली है। तो तसल्ली से सारी चीजें बस सुनते रहना। ठीक है, तो मैंने बोला आपसे डीआरआर से जब जर्नलिज्म में पैसा डालेंगे, या तो प्रोपोर्शनेटली हम डाल सकते हैं हर रिडेम्पशन के बाद, या तो सारी रिडेम्पशन खत्म होने के बाद हम एक साथ सारा डीआरआर एक बार में जर्नलिज्म में डाल सकते हैं। परंतु हमने बोला कि ज्यादा लॉजिकल तरीका क्या है कि प्रोपोर्शनेटली हम लोग जनरल रिजर्व में पैसा डालते रहे। जबरदस्ती डीआरआर में क्यों पैसा फंसा के रखे, डीआरआर का पैसा कहीं यूज तो हो नहीं सकता। एटलीस्ट जनरल रिजर्व में एक बार पैसा वापस आ जाए तो कंपनी उस जनरल रिजर्व में से पैसा डिविडेंड दे सकती है, उसको यूज कर सकती है कहीं और,
है ना। तो ज्यादा लॉजिकल तरीका होता है प्रोपोर्शनेटली डालने का। अच्छा, जर्नल एंट्री क्या होगी भाई? डीआरआर से जब जनरल रिजर्व में पैसा डालना है तो क्या एंट्री होगी? बेसिकली डीआरआर की जो आपने एंट्री करी उसकी उल्टी एंट्री कर दो। अब डीआरआर हम खत्म कर रहे हैं तो डीआरआर को डेबिट कर देंगे, और जनरल रिजर्व में पैसा वापस डाल रहे हैं तो जनरल रिजर्व को क्रेडिट कर देंगे, खत्म। तो लॉजिकल एंट्री हो गई, एक प्रकार से आप कह सकते हो उल्टी एंट्री हो गई। जो डीआरआर बनाने की एंट्री मैंने आपको बताई उसकी रिवर्स एंट्री हो गई। चलो, तो देखो एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखना, मैंने ऐसे 4-5 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इन्हीं नोट्स के अंदर डाले हुए हैं जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और सारी आपको जो कोई भी दिक्कत ना रहे किसी भी कॉन्सेप्ट में। तो कॉन्सेप्ट पढ़ना, मतलब इस क्वेश्चन को पढ़ना और फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। हालांकि सोल्यूशन मैंने दे रखा है, फिर भी उसके अलावा हम लोग डिस्कस जरूर करेंगे। चलो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। जो सबसे ज्यादा मजा भाई अकाउंट्स में तभी आता है जब क्वेश्चन में हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? XYZ लिमिटेड एंड अनलिस्टेड कंपनी विच इज नॉट अ NBFC और HFC। तो देखो उसने बोल दिया एक XYZ लिमिटेड कंपनी है जो अनलिस्टेड है और NBFC भी नहीं है और HFC भी नहीं है। ये आपको बता दिया। क्यों बताया? सोचो आप, ये चीज उसने क्यों बताई आपको, सोचना है आपको। तो XYZ लिमिटेड an unlisted company which is not a NBFC or HFC had 1008% debentures of ₹100 each। तो कितने आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स हैं? 1000 डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग है, 8% डिबेंचर्स है जिनकी फेस वैल्यू है 100 रुपए की। विच इज टू बी रिडीम्ड इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में हमें रिडीम करना है स्टार्टिंग फ्रॉम 31 मार्च 2022। तो 31 मार्च 2022 से लेके हमें 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में इस डिबेंचर को रिडीम करना है। इक्वल इंस्टॉलमेंट्स का मतलब क्या हो गया? हर साल हम कितना डिबेंचर रिडीम करेंगे? कितने डिबेंचर रिडीम करेंगे? 250 डिबेंचर्स हम हर साल रिडीम करेंगे। तो 31 मार्च 2022 को 250 करेंगे, 31 मार्च 2023 को और 250 करेंगे, 31 मार्च 2024 को फिर और 250 करेंगे, और 31 मार्च 2025 को और बचे हुए 250 करेंगे। तो इस तरह से हम 250 250 250 करके 1000 डिबेंचर्स को रिडीम करेंगे। चलिए आगे कहता है बैलेंस ऑफ डीआरआर वॉज 6000 रुपीज। तो डीआरआर में कितने पैसे पड़े हुए थे? 6000 रुपए। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर ट्रांसफर ऑफ अमाउंट टू डीआरआर। तो एक एक करके करते हैं। तो पहले वो बोल रहा है कि डीआरआर में पैसा ट्रांसफर करने की एंट्री बनाओ। तो पहले आपको डीआरआर में पैसा ट्रांसफर करने की एंट्री बनाने से पहले आपको ये तो निकालना पड़ेगा कितना पैसा ट्रांसफर करना है, तभी आप एंट्री बना सकते हो। तो कैसे हम निकालेंगे? तो देखो हमने क्या बोला था, तो कितना डीआरआर हमें बनाना है। तो मैं वापस से आपको ऊपर दिखा देता हूं कितना डीआरआर बनाना है। हमने बोला था जब प्रॉफिट्स में से खाली हमें रिडेम्पशन करनी है तो पूरा 100% डीआरआर बनाना है। अगर दूसरे केसेस है यानी प्रॉफिट ऑफ कैपिटल दोनों को यूज करके हमें रिडेम्पशन करना है तो एटलीस्ट 10% ऑफ वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स, ये हमने बोला था। भाई जब प्रॉफिट में से करनी है तो सवाल आपको बता दे, खाली प्रॉफिट में से अगर आपको रिडेम्पशन करनी है तो क्वेश्चन विल टेल यू। यहां पे कुछ भी नहीं मेंशन करा तो मैं इसको अदर केस में लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो कितना हमको मिनिमम पैसा डीआरआर में डालना है? 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स, 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स। तो इसको हम लोग यहां पे अप्लाई करके देखते हैं। तो हमारे आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स हैं कितने के? आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स हमारे हैं कितने के? आप बोलोगे आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स कितने हैं? भाई 1000 डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग है, फेस वैल्यू 100 रुपए की है। तो कितने आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स है? 1 लाख रुपए के, 1 लाख रुपए के। तो हमारे डीआरआर में मिनिमम कितने पैसे होने चाहिए? हमारे डीआरआर में मिनिमम कितने पैसे होने चाहिए इस 1 लाख का? 10%, यानी कि 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए हमारे डीआरआर में होने चाहिए। परंतु ऑलरेडी डीआरआर में कितने पैसे पड़े हुए हैं? 6,000 रुपए तो मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं। 6,000 रुपए तो डीआरआर में ऑलरेडी पड़े हुए हैं। तो मुझे कितने और डीआरआर में पैसे डालने की जरूरत है? 4,000 रुपए मुझे बचे हुए और डालने की आवश्यकता है। कब तक डालना है मेरे को? बिफोर द रिडेम्पशन, पहली रिडेम्पशन होने से पहले मेरे डीआरआर में पूरे 10,000 रुपए होने चाहिए। तो बस यही हो गया आपका। अब देखो आंसर पढ़ना क्या लिखा हुआ है मैंने। XYZ लिमिटेड नीड्स टू हैव अ मिनिमम बैलेंस ऑफ 10,000। ये 10,000 कैसा आया? 10% ऑफ 1 लाख रुपए, ये मैंने आपको बता दिया। बिफोर 31 मार्च 2022,
बिफोर 31/2022 बेसिकली मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 31 मार्च 2022 से रिडेम्पशन शुरू हो जानी है, तो रिडेम्पशन होने से पहले बेसिकली हमको DRR में 10,000 रुपए पूरे डाल देने हैं। एग्जिस्टिंग बैलेंस मेरे को क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि 6,000 रुपए है, तो अब मुझे कितने और पैसे डालने हैं, 4,000 रुपए और डालने हैं बिफोर 31 मार्च 2022। डालने की एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री मैंने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट में आपको बता रखी थी, तो सरप्लस को डेबिट कर देंगे और DRR को क्रेडिट कर देंगे। सर जनरल रिजर्व और डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व क्यों नहीं डाला आपने, क्योंकि उस रिजर्व की आपको इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है ना, जनरल रिजर्व की कोई इंफॉर्मेशन नहीं, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व की कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो मैं जबरदस्ती क्यों यहां पे डालूंगा, इसलिए मैंने यहां पे सिर्फ सरप्लस यूज किया। अगर क्वेश्चन मुझे जनरल रिजर्व का बैलेंस भी बता देता या डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व का भी बैलेंस बता देता तो मैं उसको भी यूज कर सकता था। तो ये मेरी हो गई पहली एंट्री खत्म, जो पहला पार्ट क्वेश्चन ने आपसे मांगा था। सेकेंड में बोल रहा है पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, तो पूरा सेंटेंस पढ़ के चल रहा हूं, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर सेकेंड पार्ट में ट्रांसफर ऑफ DRR टू जनरल रिजर्व इफ केस ए कंपनी डिसाइड्स टू ट्रांसफर प्रोपोर्शनेट अमाउंट, या केस बी कंपनी डिसाइड्स टू ट्रांसफर फुल अमाउंट आफ्टर रिडेम्पशन। कितना हम लोग DRR में डालेंगे ये मैं एडिशनली लिख देता हूं आगे जाके, ट्रांसफर ऑफ DRR टू जनरल रिजर्व आफ्टर फर्स्ट रिडेम्पशन। ठीक है, तो ये पॉइंट मैं ऐड कर देता हूं क्लियर करने के लिए, आफ्टर फर्स्ट रिडेम्पशन, पहली रिडेम्पशन के बाद कितना पैसा हम लोग DRR से उठा के जनरल रिजर्व में डालेंगे। तो पहले केस की बात करते हैं, जब कंपनी बोल रही है कि हम प्रोपोर्शनेट अमाउंट जनरल रिजर्व में डालेंगे, तो कैसे हम लोग निकालेंगे। तो देखो लॉजिकली सोचना है, हमें सिंपल अपना लॉजिक मैथमेटिकल लॉजिक लगा के यहां पे हमें चीजें करनी है। कितने डिबेंचर्स हर साल रिडीम हो रहे हैं, 250। ये मैंने आपको बता दिया भाई, 1000 डिबेंचर्स है, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में रिडीम कर रहे हैं, तो हर साल 250 डिबेंचर्स रिडीम कर रहे हैं। तो पहले साल मैंने कितने डिबेंचर्स रिडीम कर दिए होंगे, 250, बल्कि हर साल 250 करके हम लोग रिडेम्पशन कर रहे होंगे। तो मुझे हर साल रिडेम्पशन होने के बाद कितना पैसा DRR से जनरल रिजर्व में डालना चाहिए, तो मैं बोलूंगा भाई मैंने टोटल 10,000 रुपए DRR में डाल रखे हैं। ये 10,000 रुपए डिबेंचर्स, ये 10,000 रुपए का DRR मैंने कितने डिबेंचर्स के लिए डाला हुआ है, 1000 डिबेंचर्स के लिए। हर साल कितने डिबेंचर्स रिडीम हो जा रहे हैं, 250, है ना। तो जितने डिबेंचर्स रिडीम हो जा रहे हैं उसका DRR बेसिकली हम उठा के जनरल रिजर्व में डाल सकते हैं। भाई जो डिबेंचर्स रिडीम हो गए, अब उस रिडीम डिबेंचर्स के लिए मुझे DRR की आवश्यकता है नहीं, तो जो भी डिबेंचर्स रिडीम हो जा रहे हैं तो उससे मेरा DRR फ्री हो जा रहा है, DRR की मेरी जरूरत खत्म हो जा रही है। तो मैं कह रहा हूं हर साल 250 डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं, टोटल 1000 डिबेंचर्स थे, है ना। तो 10,000 रुपए मैंने 1000 डिबेंचर्स के लिए बनाए थे, तो 250 के लिए कितने पैसे निकलेंगे मेरे, 2,500 रुपए, है ना। तो हर साल 2,500 रुपए करके प्रोपोर्शनेटली हम लोग DRR से जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसकी एंट्री में ऑलरेडी आपको बता चुका। ये हो गया केस नंबर 1, ये हो गया केस नंबर 1 जब कंपनी प्रोपोर्शनेटली ट्रांसफर करती है। केस नंबर बी क्या था, जब उसने क्वेश्चन ने बोला था कि जब कंपनी ने डिसाइड किया कि सारी रिडेम्पशन होने के बाद DRR जनरल रिजर्व में डालेंगे, तो यहां तो बात ही खत्म हो गई। यहां सिंपल हो गया, एंटायर DRR विल बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व आफ्टर ऑल द 1000 डिबेंचर्स हैव बीन रिडीम्ड, दैट इज ऑन 31 मार्च 2025। 31 मार्च 2025 को लास्ट रिडेम्पशन होगी मेरी, उसके बाद जब मेरे सारे रिडीम हो जाएंगे डिबेंचर्स, उसके बाद हम एक साथ पूरा का पूरा 10,000 रुपए एक बार में जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सारी कैलकुलेशंस करनी होती है। तो आई होप इस क्वेश्चन की हेल्प से आपको समझ आ गया होगा कि आपको DRR कैसे कैलकुलेट करना है ना, और किस प्रकार से आपको निकालना है कि DRR से कितना पैसा हम जनरल रिजर्व में डाल सकते हैं आफ्टर रिडेम्पशन। तो आई होप दिस इज क्लियर। फटाफट से अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना कवर करते हैं, डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, जिसको शॉर्ट में हम बोलेंगे DRI। DRI इसको आप सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट की तरह भी बोल सकते हो, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। जो इसकी प्रोविजन हम पढ़ेंगे DRI का, वो कहां लिखा हुआ है, सेम रूल नंबर 18 सब रूल 7 और क्लॉज बी ऑफ कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल्स 2014। देखो इसका मतलब क्या है,
ऊपर हमने बोला कि कंपनी ने एक डीआरआर बनाया, कंपनी ने एक डीआरआर बनाया, यानी कि बेसिकली डीआरआर बनाने का मतलब क्या है कि कंपनी ने अलग से कुछ पैसा अलग कर दिया, मतलब फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन। अब सवाल उठा, उस पैसों का कंपनी क्या करे, उसको रखे रहे अपने पास? नहीं, उसको हमें आगे बेसिकली इन्वेस्ट करना होता है कहीं पे। इस रिजर्व को हम कहीं ना कहीं बेसिकली इन्वेस्ट कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं डीआरआई, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। ये इस तरह की बात हो गई। एनपीओ में हम क्या पढ़ते हैं? एनपीओ में पढ़ते हैं एक तो स्पेसिफिक फंड होता है, मैच फंड। लेकिन हम बोलते हैं कि मैच फंड का क्या करे, जब तक मैच फंड की जरूरत नहीं है एनपीओ क्या कर सकती है, उठा के इस मैच फंड को इन्वेस्ट कर देती है। तो इसको हम बोलते थे मैच फंड इन्वेस्टमेंट। तो बिल्कुल वैसी चीज हो गई। एक हो गया डीआरआर, मतलब एक फंड हो गया एक प्रकार का वो, और दूसरा हो गया डीआरआई, दैट इज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो यही हो गया आपका डीआरआई। तो क्या लिखा है देखो, कंपनीज दैट आर टू रिडीम डिबेंचर्स, कंपनीज दैट आर टू रिडीम डिबेंचर्स shall invest an amount not less than 15% of the nominal value, या nominal value मतलब face value of the debentures to be redeemed by 31st March of the next year in specified securities on or before 30th April of the current year। क्या मतलब है इस लाइन का? देखो, आपको ये लैंग्वेज रटने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपसे कोई लिखने तो बोलने नहीं वाला। आपको इसका मतलब समझ आ जाना चाहिए। तो इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं क्या मतलब है इसका। चलो, तो देखो भाई, ये साल है मेरा, सपोज ये क्या मान लें इसको, 1 अप्रैल, चलो इसको बोलते हैं 1 अप्रैल 2021। तो ये मेरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया 31 मार्च 2022। तो देखो, इस लैंग्वेज का क्या मतलब है, ये बेसिकली जो आपका रूल कह रहा है वो कह रहा है कि भाई जो भी डिबेंचर्स आपको इस डेट तक रिडीम करने, जो भी डिबेंचर्स आपको 31 मार्च तक रिडीम करने हैं, उन डिबेंचर्स के लिए आपको इन्वेस्टमेंट कर देनी है। कब तक? डेट दे दी उसने 10th अप्रैल, 10th अप्रैल 2000, सॉरी 30th अप्रैल दिया ना, क्या लिखा है लॉ में? 30th अप्रैल ना, नॉट 10th अप्रैल, 30th अप्रैल, सॉरी कुछ और याद आ रहा था मुझे, 10। हाँ, तो 30th अप्रैल तक हमको इन्वेस्टमेंट कर देती है 2021। तो एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं। तो जो भी डिबेंचर्स आपको 31 मार्च 2022 तक रिडीम करने हैं, उस डिबेंचर्स पे आपको इन्वेस्टमेंट कर देनी है, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट बना लेनी है 30th अप्रैल 2021 की। मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी बता रखी है उसने? मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, देखो यहां पे भी लिखा हुआ है, नॉट लेस देन 15% ऑफ फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड बाय 31 मार्च। ठीक है, नॉलेज के बता रहा हूं। देखो, एक दो टर्म्स होती है, नॉमिनल वैल्यू और एक फेस वैल्यू। तो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू, लेकिन जो लॉ में कहीं पे भी आपको फेस वैल्यू वर्ड नहीं लिखा मिलेगा, कहीं पे भी आपको फेस वैल्यू किसी भी लॉ में नहीं लिखा मिलेगा, हमेशा वहां पे लिखा होता है नॉमिनल वैल्यू। हालांकि दोनों का मीनिंग जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रहा हूं, हालांकि मैं आगे अगेन इस पे भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, फिर भी आपको ऐसे एग्जाम्पल के लिए बता दे रहा हूं। सपोज 31 मार्च 2022 को 10,000 डिबेंचर्स रिडीम होने थे, जिसकी फेस वैल्यू थी 100 रुपए की, जिसकी फेस वैल्यू थी 100 रुपए की। यानी टोटल कितने नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर्स हमको रिडीम करने थे? 1 लाख रुपए के या 10 लाख रुपए के, 10 लाख रुपए के, 10 लाख रुपीज के डिबेंचर्स हमको रिडीम करने थे ऑन 31 मार्च 2022। तो इस पे हमें कितनी डीआरआई कर लेनी चाहिए? कितनी डीआरआई कर लेनी चाहिए? तो क्या बोला है देखो लैंग्वेज में, रूल में, नॉट लेस देन 15%, नॉट लेस देन 15%।
तो मिनिमम कितनी डीआरआई मेरे पास होनी चाहिए, मैं मिनिमम बोल रहा हूं ये 15% ऑफ नॉमिनल या फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड बाय 31 मार्च, यानी 15% ऑफ दिस। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1.5 लाख। ये ध्यान रखना मिनिमम बोल रखा है, इससे ज्यादा की इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, बट दिस इज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट एज प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल्स। तो 30 अप्रैल तक, 31 अप्रैल 2021 तक आपको 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट कर देनी है, जो भी रिडेम्पशन होनी है आपकी ऑन 31 मार्च या बाय 31 मार्च 2022। ये आपका कॉन्सेप्ट बन गया बेसिकली, इस रूल से जो निकल के आ जाता है आपका प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट बन गया, जहां से आपके एक्चुअली सवाल बनेंगे। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर, इसका मीनिंग आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है आगे पॉइंट जो लिखा है ये आपको ऐसे नहीं समझ आएगा, इसके लिए क्वेश्चन की हेल्प से करेंगे, फिर भी रीड कर लेता हूं। इफ डिबेंचर्स आर टू बी रिडीम्ड इन पार्ट्स, अमाउंट रिमेनिंग इन्वेस्टेड या डिपॉजिटेड शैल नॉट फॉल बिलो 15% of the amount of the debentures to be redeemed during the year ended 31st March of that year। ठीक है, तो इस पॉइंट का मतलब आगे क्वेश्चन जो आएगा कॉन्सेप्चुअल उससे समझेंगे, ऐसे यहां पे कुछ समझ नहीं आ पाएगा। तो आगे बढ़ते, इतना कुछ खास पॉइंट नहीं है वैसे। अच्छा, जब हम इन्वेस्टमेंट बना रहे डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्ट, तो इस इन्वेस्टमेंट को आप कहां यूज कर सकते हो, अगेन ईयर मार्क कर दिया हमने। जिस प्रकार से रिजर्व को ईयर मार्क करा था फॉर डिबेंचर रिडेम्पशन, यहां पे हमने इन्वेस्टमेंट को ईयर मार्क कर दिया फॉर डिबेंचर रिडेम्पशन। तो यहां पे भी सेम बात आ गई, सच इन्वेस्टमेंट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस अदर देन फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो इन इन्वेस्टमेंट को आप कहीं भी और यूज नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट के पैसे को कहीं पे भी नहीं यूज कर सकते, सिर्फ डिबेंचर की रिडेम्पशन के लिए आप यूज कर सकते हो। तो बेसिकली बस इतनी सी बात लिखी हुई है। अब हमने डीआरआर में पढ़ा था कुछ कंपनीज या कुछ इंस्टीट्यूट्स के बारे में या इंस्टीट्यूशंस के बारे में जिनको डीआरआर की रिक्वायरमेंट से एग्जेम्पशन मिली हुई थी। तो यहां पे अब हम पढ़ेंगे कि कुछ कंपनीज या इंस्टीट्यूशंस जिनको डीआरआई के रिक्वायरमेंट से एग्जेम्पशन मिली हुई है। तो कौन सी वो कंपनीज है, कौन सी वो कंपनीज है। तो पहली तो देखो सेम है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस AIFIs रेगुलेटेड बाय RBI, एग्जांपल सेम नाबार्ड। तो ये हो गया आपका सेम, मतलब डीआरआर में जो एग्जामिशन मिली थी सेम यहां पे डीआरआई से भी एग्जामिशन मिल गई। नेक्स्ट है बैंकिंग कंपनीज, ये भी सेम जो डीआरआर में पढ़ा था सेम है। अगला है अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 ऑफ द सेक्शन 2 सबसेक्शन 72 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, एग्जांपल बोला था LIC। तो ये भी आपका डीआरआर के जैसा सेम पॉइंट हो गया, सेम हो गया, इतना भी आपका सेम हो गया। तो पहले 3 मैंने बोले डिट्टो सेम एज डन इन डीआरआर। तो डीआरआर की जब हमने एग्जामिशंस पढ़ी थी तो बिल्कुल पहले 3 तो आपके सेम पॉइंट हो गए। फोर्थ पढ़ना, नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनीज या NBFCs रजिस्टर्ड विद RBI, और आगे देखो क्या लिखा हुआ है, मैंने ऑलरेडी बोल्ड में लिखा हुआ है, ओनली अनलिस्टेड। तो डीआरआर में हमने क्या पढ़ा था, डीआरआर में भी हमने NBFCs को एग्जामिशन दी थी, लेकिन हमने वहां बोला था अनलिस्टेड और लिस्टेड दोनों भी NBFCs, दोनों भी तरह के NBFCs को एग्जामिशन है डीआरआर से। इसलिए मैंने वो एग्जांपल में बजाज फाइनेंस दिया हुआ था, यहां मैंने बजाज फाइनेंस नहीं लिखा ब्रैकेट में। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बजाज फाइनेंस एक लिस्टेड है, एक लिस्टेड NBFC है, तो बजाज फाइनेंस को डीआरआई से छूट नहीं मिलेगी। ठीक है, छूट सिर्फ अनलिस्टेड NBFC को मिलने वाली है। तो यहां पे क्या ध्यान रखना है, यहां पे फर्क आ गया पॉइंट का, NBFC की तो एग्जामिशन है ही, इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ अनलिस्टेड NBFCs को डीआरआई की रिक्वायरमेंट से एग्जामिशन मिली हुई है। सिमिलरली अगला पॉइंट पढ़ना, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज दैट इज HFCs रजिस्टर्ड विद नेशनल हाउसिंग बैंक। यहां पे भी देखो क्या लिखा हुआ है, मैंने अगेन बोल्ड में लिखा हुआ है, ओनली अनलिस्टेड। डीआरआर में हमने क्या पढ़ा था, डीआरआर में चाहे लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, सारी HFCs को छूट मिली हुई थी डीआरआर की रिक्वायरमेंट से। लेकिन डीआरआई में हम किसको छूट दे रहे हैं, खाली अनलिस्टेड HFCs को।
इसलिए अगेन मैंने यहां पे ब्रैकेट में एचडीएफसी नहीं लिखा, ऊपर मैंने एचडीएफसी लिखा था। क्यों? क्योंकि एचडीएफसी एक लिस्टेड एचएफसी है, तो एचडीएफसी जैसी कंपनीज को यहां पे छूट नहीं मिल पाएगी, ऑल्दो उसको डीआरआर की छूट मिल गई थी। और लास्ट देखना, ऑल अदर लिस्टेड कंपनीज का मैंने कांटा लगा रखा है, दैट इज जो एग्जेम्पशन सारी लिस्टेड कंपनीज को डीआरआर में मिल रही थी, वहां पे वो एग्जेम्पशन यहां पे डीआरआई के केस में एग्जेम्पशन नहीं मिलने वाली। तो इसको मैं रेड पेन से मार्क कर देता हूं, क्योंकि यहां पे आपका डिफरेंस थोड़ा सा आ रहा है। तो पहले 3 एग्जेम्पशन बिल्कुल सेम जो हमने डीआरआई आर में पढ़ी थी, लास्ट की जो 3 एग्जेम्पशन है यहां पे फर्क आ गया। बेसिकली क्या फर्क आ गया? पहला फर्क, एनबीएफसी हमने डीआरआर में सारी एनबीएफसी को छूट दी थी, चाहे वो लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, लेकिन डीआरआई के केस में सिर्फ अनलिस्टेड एनबीएफसी को छूट मिलेगी। सिमिलरली एचएफसी, हमने डीआरआर की एग्जेम्पशन सारी एचएफसी को एग्जेम्पशन दी थी, चाहे वो लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, लेकिन डीआरआई के केस में हम लोग सिर्फ अनलिस्टेड एचएफसी को एग्जेम्पशन देंगे। और लास्टली डीआरआर के केस में हमने सारी लिस्टेड कंपनीज को एग्जेम्पशन दी थी, वहां पे हमने बोला था ऑल अदर लिस्टेड कंपनी, जिसके एग्जांपल में मैंने आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज भी बताया था। लेकिन यहां पे सारी लिस्टेड कंपनीज या अदर लिस्टेड कंपनीज को कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलने वाली। तो यहां पे ये पॉइंट फर्क है। तो दोनों भी आपको क्लियर होने चाहिए कि डीआरआर किसको एग्जेम्प्ट कर रहा है और डीआरआई किसको एग्जेम्प्ट कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, अब यहां पे देखना, एक पॉइंट हमने बोला था जब मैंने ये लैंग्वेज पढ़ाई थी, कहा गया, हाँ, तो हमने बोला था कि जो 15% की जो हम इन्वेस्ट करेंगे अमाउंट, वो हम कहां इन्वेस्ट करेंगे? इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। जो डीआरआई के हम इन्वेस्टमेंट बनाएंगे वो हम किस में करेंगे? इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। तो स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का मीनिंग यहां पे लिखा हुआ है, ऑल्दो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ लेना इसको एक बार। सिंपल भाषा में बोलूं तो आपको कहां इन्वेस्टमेंट करनी है, कंपनी को कहां बेसिकली इन्वेस्टमेंट करनी होती है, या तो बैंक डिपॉजिट्स पे कर लो, बैंक में एफडी वगैरह बना दो, या फिर कुछ गवर्नमेंट की या ट्रस्ट की कुछ सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स होते हैं उनमें इन्वेस्ट कर लो। सिंपल सरल भाषा में आपको मैं बोल रहा हूं, तो इतना आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए कि कहां इन्वेस्टमेंट करती है कंपनीज, या कहां इन्वेस्टमेंट करना अलाउड है, या तो फिक्स डिपॉजिट या इस तरह के बैंक डिपॉजिट्स में, या फिर गवर्नमेंट की या ट्रस्ट की कुछ सिक्योरिटीज में, यहां पे इन्वेस्टमेंट करी जा सकती है। बाकी आप एक बार रीड कर लेना, थोड़ी सी टेक्निकल लीगल लैंग्वेज है, तो ज्यादा आपको फर्क ध्यान देने की जरूरत नहीं है। स्पेशली सेकंड जो फर्स्ट थर्ड और फोर्थ वाला पॉइंट है, इसमें तो बिल्कुल ध्यान मत देना, क्योंकि इसमें कोई और लॉ का रेफरेंस आ रहा है, कोई और लॉ का, उसके पर्टिकुलर कोई सेक्शन का रेफरेंस आ रहा है, जो आपको पता होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए आपसे कोई पूछेगा नहीं। सिंपल इसलिए मैंने बोला क्या ध्यान रखना है, गवर्नमेंट या ट्रस्ट सिक्योरिटीज या फिर बैंक डिपॉजिट्स, इनमें इन्वेस्टमेंट करी जा सकती है। अब फिर से हम लोग अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। भाई अल्टीमेटली हम अगेन अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, तो हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी समझनी है, साथ साथ सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स हमने समझ ली। लेकिन डीआरआई इन्वेस्टमेंट करने की क्या है, जनरल एंट्री पास करेंगे। तो भाई जो आप इन्वेस्टमेंट की नॉर्मल एंट्री पास करते हो, अगर मैं आपसे नॉर्मली पूछूं कि इन्वेस्टमेंट परचेज करते हो तो क्या एंट्री करते हैं हम लोग? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सेम इन्वेस्टमेंट वाली एंट्री यहां पे भी चिपका देनी है, बस यहां पे मैंने वर्ड क्या लगा दिया, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, बाकी आपकी एंट्री सेम हो गई। तो डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अल्टीमेटली एक एसेट है कंपनी के लिए, तो उसको डेबिट कर दिया, और टू बैंक, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा दे के, बैंक में से पैसा दे के हमने इन्वेस्टमेंट करा होगा, इसलिए बैंक को हमने क्रेडिट कर दिया। अब सवाल उठा कि सर इस इन्वेस्टमेंट का क्या हो सकता है, क्या कंपनी इसको इन्वेस्टमेंट को बेच सकती है? हमने बोला इन्वेस्टमेंट सिर्फ रिडेम्पशन के लिए यूज हो सकता है, तो क्या रिडेम्पशन करने के टाइम पे क्या इस इन्वेस्टमेंट को बेचा जाता है? तो मोटा मोटा कह सकता हूं हाँ, बेचा जा सकता है। लेकिन एक मैंने बोल्ड में क्या सेंटेंस लिखा है, जो यहां पे भी अगेन आपको समझ नहीं आएगा, एग्जाम्पल की हेल्प से ही समझ आएगा। मैंने बोला हुआ है डीआरआई मे बी रिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन। भाई रिडेम्पशन करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम लोग, तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप बेच सकते हो डीआरआई को, इन्वेस्टमेंट से पैसा निकाल सकते हो। लेकिन मैंने आगे क्या लिखा है, हाउएवर इट इज लॉजिकल टू रियलाइज द इन्वेस्टमेंट इन सच अ वे दैट मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर द डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड इन नेक्स्ट ईयर रिमेन्स इंटैक्ट। इस लाइन का क्या मीनिंग है, ये मैं आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की हेल्प से बताऊंगा, अच्छे से समझ आ जाएगा। यहां पे इसको अभी के लिए हम इसको होल्ड पे डाल देते हैं, ठीक है? तो अभी के लिए इस पॉइंट को, इस बोल्ड वाले पॉइंट को मैं होल्ड पे डाल रहा हूं,
क्वेश्चन की हेल्प से समझा दूंगा ये। हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि सर इन्वेस्टमेंट जब रियलाइज हो रही है तो उसकी क्या एंट्री होगी, तो ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अगेन नॉर्मल, जब हम इन्वेस्टमेंट बेचते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, बैंक में पैसा आता है टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, सेम एंट्री यहां पे भी हमको कर देनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। चलिए, दो मेजर आपके टॉपिक्स खत्म हुए, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व के और डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट के। हालांकि मैंने डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट में कोई भी आपको सवाल नहीं दिखाया, कोई प्रैक्टिकल सवाल की हेल्प से कोई चीज नहीं बताई। तो सबसे पहले हम डीआरआई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो कवर कर देते हैं, तो वो यहां पे मैंने डाले हुए हैं, और फिर हमारा मोर और लेस टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो पहला देखना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2। XYZ लिमिटेड एंड अनलिस्टेड कंपनी विच इज नॉट अ एनबीएफसी और एचएफसी। फिर से आपको सोचना है ये पॉइंट मैंने क्यों लिखा, अनलिस्टेड कंपनी विच इज नॉट अ एनबीएफसी और एचएफसी। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 1 में भी ये पॉइंट दिखा था और यहां पे भी ये पॉइंट दिखा है। क्यों दिखा है, तो मैं आपको बता रहा हूं क्यों, ताकि हम लोग क्लियर हो जाए कि यहां पे डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व या डिबेंचर रिडेम्पशन की इन्वेस्टमेंट की कोई भी एग्जाम्पशन नहीं है। यहां पे जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो XYZ Limited, an unlisted company which is not a NBFC or HFC, had 10,006% debentures of ₹100 each. Out of this, 2,000 debentures are due for redemption on 31st January 2022. ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे ना इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, एक काम करना, कॉन्सेप्चुअली अच्छा सवाल है ये, आपका अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा इस सवाल की हेल्प से। यू आर रिक्वायर्ड टू क्या क्या, तो 3 रिक्वायरमेंट्स आपसे मांग रही है, तो एक एक करके हम लोग रिक्वायरमेंट्स कवर करते हैं। पहला बोलता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू डीआरआर, ऑल्सो शो नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये तो डीआरआर का सवाल है जो हमारा पिछला कॉन्सेप्ट हुआ। तो हमने क्या बोला था, मिनिमम कितना डीआरआर में पैसा डालना चाहिए, 10% ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स। अब देखो यहां पे केयरफुली देखना, वहां पढ़ते हैं मिनिमम डीआरआर में कितना पैसा होना चाहिए, 10% ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स। ठीक है, तो टोटल आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स कितने, क्वेश्चन में देखो टोटल तो है मेरे कितने, 10,000 डिबेंचर्स। ऑल्दो उसमें से सिर्फ 2,000 डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं 31 जनवरी को, लेकिन मेरे टोटल आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स कितने, 10,000 के। तो मैं कैसे निकालूंगा अपने डीआरआर का अमाउंट, तो मैं बोलूंगा भाई 10 लाख रुपए के मेरे टोटल डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग है। 10 लाख कैसे आया, 10,000 डिबेंचर्स हैं, 100 रुपए की फेस वैल्यू है, तो ये आ गया मेरा 10 लाख। तो 10% जब मैं 10 लाख का निकालूंगा तो आ जाएगा 1 लाख रुपए। तो हमें कितना डीआरआर में मिनिमम पैसा डाल देना है, 1 लाख रुपए। तो उसकी जर्नल एंट्री ये हो गई, तो क्या आपको ऑलरेडी मैं बता चुका। सेकेंड पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम डीआरआर टू जनरल रिजर्व आफ्टर रिडेम्पशन, ऑल्सो पास नेसेसरी जनरल एंट्री। तो अगेन यहां आपसे डीआरआर का ही कॉन्सेप्ट का सवाल पूछ रहा है। वो कह रहा है कि पहली रिडेम्पशन होने के बाद, ये 31 जनवरी की रिडेम्पशन होने के बाद, जहां हम 2,000 डिबेंचर्स रिडीम कर रहे हैं, इसके बाद हम कितना पैसा जनरल रिजर्व में डालेंगे, कितना डालेंगे भाई देखो। तो भाई वही बात है, ये 1 लाख रुपए का डीआरआर हमने 10,000 डिबेंचर्स के लिए बनाया था। 31 जनवरी 2022 को हमने 2,000 डिबेंचर्स रिडीम कर दिए। तो जो 2,000 डिबेंचर्स हमने रिडीम कर दिए, इस रिडीम डिबेंचर्स के रिस्पेक्ट में जो भी डीआरआर है वो उठा के अब हम लोग जनरल रिजर्व में डाल सकते हैं, क्योंकि उसकी जरूरत अब खत्म हो गई। तो कितना डालेंगे, हम बोलेंगे भाई 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स अगर 10,000 डिबेंचर्स के लिए थे, तो 2,000 डिबेंचर्स के लिए कितने हुए, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 20,000। नहीं सॉरी, 20,000 थोड़ी आएगा, हाँ 20 ही तो आ रहा है, 1 मिनट। हाँ 20 ही आएगा, 20,000। तो कितना हम लोग डीआरआर से जनरल रिजर्व में पैसा डालेंगे, 20,000 डालेंगे। तो ये यहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक है जिसको देख के मैं भी कंफ्यूज हो गया, ये 20,000 आएगा, 20,000 है। ठीक है, तो कितना जनरल रिजर्व हम डालेंगे, 2,000 के रिडेम्पशन करने के बाद 20,000 रुपए का पैसा हम उठा के जनरल रिजर्व में डाल देंगे। थर्ड कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज
ऑल्सो स्पेसिफाइड द डेडलाइन फॉर सच इन्वेस्टमेंट एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो बेसिकली आपसे पूछ रहा है कितना डीआरआई बनाए, कितना डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट बनाए। तो देखो भाई, अब यहां पे देखो फर्क आ गया, यहां पे फर्क आ गया। जब हम डीआरआई की कैलकुलेशन करते हैं तो हम क्या लेके चलते हैं, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड इन करंट ईयर। मतलब बेसिकली मैंने जो आपको बताया था 31 मार्च तक जो डिबेंचर्स रिडीम होने हैं उन डिबेंचर्स के बेसिस पे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, जबकि डीआरआर की कैलकुलेशन हम टोटल आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स के बेसिस पे करते हैं। तो जब डीआरआर की हमने कैलकुलेशन करी थी तो हमने बोला था कि भाई टोटल आउटस्टैंडिंग 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं, उसका 10% निकाला था। लेकिन जब डीआरआई की कैलकुलेशन हम करेंगे तो हम बोलेंगे भाई 31 जनवरी को कितने डिबेंचर्स रिडीम होने थे, तो आप बोलोगे सर सिर्फ 2000 ही तो होने थे। तो इसकी नॉमिनल या फेस वैल्यू कितनी आ जाएगी, सर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 2 लाख। तो 31 जनवरी तक हमको 2 लाख डिबेंचर्स इन्वेस्ट करना है। तो देखो 2 लाख डिबेंचर्स, 2 लाख रुपए के डिबेंचर्स रिडीम करने हैं। तो अगर मैं इसको टाइमलाइन की हेल्प से आपको बताऊं, तो अगर ये 1 अप्रैल 2021 है और ये 31 मार्च 2022 है, और क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि डिबेंचर्स हमें कब रिडीम करने हैं, 31 जनवरी बोला था ना, 31 जनवरी 2022। तो कितने रुपए के हमें डिबेंचर्स यहां पे रिडीम करने हैं, तो मैं यहां लिख रहा हूं 31 जनवरी सपोज ये है, तो यहां पे हमें 2000 डिबेंचर्स रिडीम करने हैं, है ना। तो बताओ ये 2000 डिबेंचर्स जो रिडीम करने हैं इसके लिए मेरे को डीआरआई कब तक बना देनी होगी, हमने डेट क्या बोली थी 30 अप्रैल, यानी यहां तक हमको इसकी डीआरआई की इन्वेस्टमेंट कर देनी है। कितने रुपए की करेंगे, कितने रुपए की करेंगे, तो हमने क्या बोला था 15%, तो इसका 15%, तो 2 लाख रुपए के नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं, तो इसका अगर जब मैं 15% निकालूंगा तो आ जाएगा 30,000। तो 30,000 रुपए के हमको बेसिकली इन्वेस्टमेंट कर देनी है। तो कितनी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, पहली बात इन्वेस्टमेंट आ जाएगी मेरी 30,000 की, जिसकी जर्नल एंट्री ये हो जाएगी, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 30,000 टू बैंक अकाउंट 30,000। ये तो मेरी जर्नल एंट्री हो गई। और क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा था डेडलाइन भी बताओ कब तक इन्वेस्टमेंट कर देनी है, 30 अप्रैल 2021 तक। 30 अप्रैल 2021 की डेडलाइन है जब तक आपको इन्वेस्टमेंट कर देनी है। आगे देखो मैंने क्लैरिफिकेशन के लिए ब्रैकेट में क्या लिखा है, इट मे बी इन्वेस्टेड बिफोर दिस डेट ऑल्सो। तो ऐसा नहीं कि 30 अप्रैल मतलब 30 अप्रैल को ही करनी है, आप 30 अप्रैल से पहले भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये डेडलाइन है, लास्ट डेट है एक प्रकार से 30 अप्रैल। अगर आप 30 अप्रैल तक 2021 तक इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो आप अगले साल डिबेंचर्स रिडीम नहीं कर पाओगे, इस बात का आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो ये अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था क्योंकि इसमें डीआरआर और डीआरआई दोनों की हमने एक साथ कैसे एप्लीकेशन करते हैं वो सीखा। ठीक है, तो आपके जो एक्चुअली खैर यहां तो एमसीक्यू बनेगा आपको सवाल, लेकिन जो आपके प्रैक्टिकल सवाल बनते थे 12th लेवल में, वहां पे इस प्रकार के पूरे क्यूमुलेटिव क्वेश्चन आता था जिसमें आपको एक साथ डीआरआर और डीआरआई की दोनों की साथ साथ एप्लीकेशन करनी होती थी। ठीक है, ऑल्दो आपको यहाँ एक साथ एप्लीकेशन ऐसे इस तरह का सवाल नहीं आने वाला, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस तरह के सवाल करना जरूरी होता है। ठीक है, तो मेरे को कमेंट करके ये मत बोलना सर आप ये क्या सवाल करा रहे हो, हमारा सीयूईटी तो एमसीक्यू बेस्ड होगा। तो ये सवाल मैं इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि सीयूईटी में आपका ये सवाल आएगा, मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि आप पूरे कॉन्सेप्ट को एक साथ समझ जाओ, कोई भी आपको कंफ्यूजन ना रहे और उसको अप्लाई करने की आपकी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली जब आपका एमसीक्यू बनेगा तो वो कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन पे ही बनेगा। ठीक है, अगला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखना, ये भी अच्छा सवाल है, ये भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला है जानबूझ के, इंपॉर्टेंट। चलो, कैलकुलेट द अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज एंड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट टू बी रियलाइज्ड आफ्टर रिडेम्पशन, आफ्टर नहीं बोलना चाहिए, ऑन रिडेम्पशन बोलना चाहिए मुझे, रियलाइज्ड ऑन रिडेम्पशन इन द फॉलोइंग केसेस। तो केस 1 देखो, एक एक करके केस पढ़ते हैं और उसकी हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो केस 1 में बोला है मैंने, डिबेंचर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹50,000 इज टू बी रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2022 एंड 31 मार्च 2023 ईच। यानी 31 मार्च 2022 को भी 50,000 के डिबेंचर्स रिडीम करने हैं और 31 मार्च 2023 यानी अगले साल भी 50,000 रुपए के डिबेंचर्स रिडीम करने हैं। तो पहला पार्ट पूछ रहा है कितना डीआरआई बनाना है, दूसरा पार्ट पूछ रहा है कितना डीआरआई रियलाइज कर सकते हैं। तो देखो क्या लिखा,
कितना हमको डीआरआई बना लेना है। तो पहली बात 31 मार्च 2022 को पहली रिडेम्पशन की बात करिए। तो इसके लिए अब आपको ड्यू डेट ऐसी ही पता हो जानी चाहिए, आप आइडेंटिफाई कर जाना चाहिए आपने कि इस रिडेम्पशन के लिए हमें 30 अप्रैल 2021 तक अमाउंट को इन्वेस्ट कर देना है। कितना मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट करना है? 50,000 रुपए के डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं, तो इसका 15% निकालोगे तो आ जाएगा 7500 रुपए। ठीक है, तो 31 मार्च 2022 को 50,000 रुपए के डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं, तो 7500 का डीआरआई आपको 30 अप्रैल 2021 तक बना लेना है। ठीक है, चलो अब सवाल उठा, दूसरा पार्ट उसने बोला था कि कितना डिबेंचर्स हम कितना इन्वेस्टमेंट हम रियलाइज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने फॉर रिडेम्पशन। रिडेम्पशन करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट हम रियलाइज कर सकते हैं। तो देखो, जब 31 मार्च 2022 की रिडेम्पशन यानी ये वाली रिडेम्पशन जब हो जाएगी, तो उसके बाद आपको देखना है कि कितना डीआरआई अब हमारे पास होना चाहिए। तो 31 मार्च 2022 में इसको भी टाइमलाइन से डिस्कस करता हूं, चलो। तो देखो, ये है 1 अप्रैल 2021, ये है 31 मार्च 2022, तो यहां से नया साल शुरू हो गया 1 अप्रैल 2022, जो खत्म होगा 31 मार्च 2023। ठीक है, अब हमने बोला या क्वेश्चन ने बोला कि एक तो इस डेट को हमको 50,000 रुपए के डिबेंचर्स रिडीम करने हैं, और फिर इस डेट पे भी हमें 50,000 रुपए के डिबेंचर्स रिडीम करने हैं। तो हमने बोला इस 50,000 की रिडेम्पशन के लिए हमको यहां 10 अप्रैल तक, 10 अप्रैल 2021 तक डीआरआई की इन्वेस्टमेंट कर देनी है। ठीक है, तो हमने बोला 50,000 रुपए की रिडेम्पशन है, 15% मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, तो इस प्रकार से 7500 रुपए की हमें मिनिमम डीआरआई की इन्वेस्टमेंट कर देनी है। ये हमारी पहली बात खत्म हो गई। अब सवाल उठा, जब 31 मार्च 2022 को हम लोग रिडेम्पशन करेंगे, जब यहां पे हम बैठ के रिडेम्पशन करेंगे, तो क्या हम इन्वेस्टमेंट रियलाइज करें? कितना इन्वेस्टमेंट रियलाइज करें, और ना करें तो क्यों ना करें? अब लॉजिकली सोचना, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना। यहां पे आप इन्वेस्टमेंट रियलाइज करने से पहले सोचना कि भाई देखो, अगले साल हमें फिर से रिडेम्पशन करनी है, अगले साल हमें फिर से 50,000 रुपए की रिडेम्पशन करनी है। तो इस 50,000 की रिडेम्पशन के लिए मुझे अगेन 10 अप्रैल 10 अप्रैल 2022 तक मुझे अगेन इस 50,000 की रिडेम्पशन के लिए 15% का डीआरआई मेंटेन करना है। यहां पे भी कितना आएगा? 50,000 इंटू 15%, यानी सेम 7500 रुपए। तो भाई जब मुझे 10 अप्रैल 2022 तक 7500 रुपए का इन्वेस्टमेंट मेंटेन करना ही है, तो क्या ये लॉजिकल है कि मैं बैठ के यहां पहले इस इन्वेस्टमेंट को रियलाइज करूं और फिर यहां बैठ के दोबारा से इन्वेस्टमेंट करूं? क्या ये बेवकूफी नहीं है? इससे अच्छा ये नहीं है कि भाई जब मैंने ये 7500 रुपए इन्वेस्ट कर ही रखे तो मैं इसको कैरी करूं, मैं इसको कैरी करता रहूं, मैं इसको रियलाइज करूं ही ना, क्योंकि मुझे 10 अप्रैल 2022 को दोबारा से इस 7500 की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तो ये ज्यादा लॉजिकल है, और कॉमन सेंस भी यही बोलता है कि यही करना बेटर है। तो इसलिए मैंने बोला कि यहां पे देखना मैंने क्या बोला आपसे। मैंने बोला आफ्टर रिडेम्पशन ऑफ 31 मार्च 2022 कंपनी नीड्स टू हैव अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट बैलेंस ऑफ 7500 ऑन और बिफोर 30 अप्रैल 2022 फॉर द रिडेम्पशन टू बी डन इन द नेक्स्ट ईयर, दैट इज ऑन 31 मार्च 2023। अगले साल भाई हमें दोबारा से रिडेम्पशन करनी है, उस रिडेम्पशन के लिए मुझे अगेन डीआरआई मेंटेन करना ही है। तो क्या लॉजिकल है? इट इज मोर लॉजिकल दैट कंपनी रिटेन्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ 7500 मेड ऑन और बिफोर 30 अप्रैल 2021, यानी पहली जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी पहली रिडेम्पशन के लिए, उस इन्वेस्टमेंट को मैं बेचता नहीं हूं, मैं उसी को होल्ड करके रखता हूं, क्योंकि वो मेरी इन्वेस्टमेंट अगली रिडेम्पशन के लिए भी काम आ जाएगी। ठीक है, तो ये मेरा लॉजिक हुआ, यही पॉइंट लिखा था। देखो, जो ऊपर मैंने आपको पॉइंट बोल्ड पे लिखा था और होल्ड करवा दिया था, यही पॉइंट मैंने आपको समझाया था। ठीक है, चलिए केस 2 पढ़ते हैं। केस 2 क्या कह रहा है? वो कह रहा है डिबेंचर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 50,000 रुपए इज टू बी रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2022 एंड ₹70,000 इज टू बी रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2023। किधर करें? इधर ही करते हैं, चलो नीचे करते हैं।
वही सेम टाइमलाइन बना के करते हैं ताकि हमें बेटर समझ आए। तो वही है भाई, 1 अप्रैल 2021 को साल शुरू हुआ, 31 मार्च 2022 को साल खत्म हुआ, यहां से नया साल शुरू हो गया 1 अप्रैल 2022, और ये साल खत्म हो गया 31 मार्च 2023। अब सवाल ने आपसे क्या बोला है, इस डेट पे आपको 50,000 रुपए की रिडेम्पशन करनी है और इस डेट पे आपको 70,000 रुपए की डिबेंचर्स की रिडेम्पशन करनी है। तो पहले अगर मैं इस 50,000 की रिडेम्पशन की बात करूं तो इसके लिए अगेन सेम बात है, हमें कब तक इसके अगेंस्ट डीआरआई मेंटेन करना है, 30 अप्रैल तक। 30 अप्रैल तक हमें इस रिडेम्पशन के लिए डीआरआई बना लेना है। कितना बनाना है, सेम अमाउंट आएगा, वही 50,000 रुपए का 15%, यानी 7500, 7500 सेम फिगर आएगी, है ना। तो पहली बात वही हो गई कि 30 अप्रैल 2021 तक हमको 7500 का डीआरआई कर लेना है इस रिडेम्पशन के लिए। इतनी बात हमारी क्लियर हो गई। तो बाकी इतनी बात हमारी बिल्कुल सेम है पिछले पार्ट जैसे। अब वही सवाल उठा, दूसरा क्वेश्चन ने आपसे ये भी पूछा है कि भाई रिडेम्पशन के टाइम कितना डिबेंचर्स या कितना इन्वेस्टमेंट हम रियलाइज करें। तो यहां पे भी आप सेम वे में सोचोगे, अब देखोगे भाई अगले साल हमें मुझे दोबारा से 70,000 रुपए के डिबेंचर्स रिडीम करने हैं। इस 70,000 की रिडेम्पशन के लिए मुझे दोबारा से डीआरआई मेंटेन करना है, कौन सी डेट तक, इस रिडेम्पशन के लिए कौन सी डेट तक, 30 अप्रैल 2022 तक। मैंने यहां पे भी शायद 10 अप्रैल, बार बार पता नहीं क्यों 10 अप्रैल आ जा रहा है मेरे मुंह में, तो 30 अप्रैल होगा ये यार, मैं बार बार गलती से 10 अप्रैल लिख ले रहा हूं। पता नहीं 10 अप्रैल क्यों मेरे दिमाग में बार बार आया जा रहा है, किसी वजह से आ रहा है 10 अप्रैल डेट, कुछ तो मुझे लिंक हो रहा है कुछ और चीज से जो मुझे भी याद नहीं आ पा रहा। एनीवे सॉरी फॉर द कंफ्यूजन। 30 अप्रैल 2022 तक मुझे इस 70,000 की जो मुझे अगले साल दोबारा से रिडेम्पशन करनी है, इसके लिए अगेन डीआरआई मेंटेन करना है। अब यहां पे मुझे कितना डीआरआई मेंटेन करना है, 70,000 रुपए का रिडेम्पशन करना है। इसका 15% अगर मैं निकालूंगा तो आएगा 10,500, 10,500। तो 10,500 की मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है बाय 30 अप्रैल 2022 फॉर द रिडेम्पशन टू बी डन ऑन 31 मार्च 2023। तो अब अगेन यहां लॉजिक लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ। भाई मेरे पास 7500 रुपए के इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी है, तो बैठ के मैं या तो यहां पे बैठ के पहले 7500 की इन्वेस्टमेंट बेचूं और फिर यहां आके दोबारा से 10,500 की इन्वेस्टमेंट और खरीद लूं। तो इससे बेटर ये नहीं है कि मैं ये 7500 की इन्वेस्टमेंट बेचूं नहीं, इसको कैरी करूं और यहां पे 30 अप्रैल तक मुझे जो बैलेंस और इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि मुझे यहां पे 10,500 की इन्वेस्टमेंट चाहिए, 7500 की इन्वेस्टमेंट तो मैं कैरी कर ही रहा हूं, और बची हुई जो 3,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है इसको मैं और खरीद लूं या और इन्वेस्टमेंट कर लूं। तो क्या ये ज्यादा लॉजिकल नहीं है? तो ज्यादा लॉजिकल है, कॉमन सेंस भी हमारा ये कहता है। तो यहां पे भी हम क्या बोलेंगे कि भाई कोई भी इन्वेस्टमेंट बेचने की आवश्यकता नहीं है यहां पे। इससे बेटर क्या करो कि 7500 की इन्वेस्टमेंट तो होल्ड करो, और जो बच गई कमी हो गई जो 3,000 की इन्वेस्टमेंट की, फॉर द नेक्स्ट रिडेम्पशन उसकी 3,000 रुपए और इन्वेस्ट कर दो। तो देखो यही बात यहां पे लिखी हुई मिलेगी आपको केस 2 में। आफ्टर रिडेम्पशन देखो पहला तो सेम है, तो ये मैं पढ़ नहीं रहा, सेम चीज है। 7500 की हमें जो पहली रिडेम्पशन के लिए 30 अप्रैल 2021 तक इन्वेस्टमेंट करनी थी। अब यहां पे पढ़ना क्या लिखा है, आफ्टर रिडेम्पशन ऑफ 31 मार्च 2022 कंपनी नीड्स टू हैव अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट बैलेंस ऑफ 10,500 दैट इज 70,000 into 15% ऑन और बिफोर 30 अप्रैल 2022 फॉर द रिडेम्पशन टू बी डन इन द नेक्स्ट ईयर दैट इज 31 मार्च 2023। So instead of realizing the first investment, it should invest the shortfall amount that is 3,000 रुपए ऑन और बिफोर 30 अप्रैल 2022। ठीक है, तो 7500 की इन्वेस्टमेंट बेचने से अच्छा हम लोग और 3,000 रुपए इन्वेस्ट में कर दे 30 अप्रैल 2022 तक, जिससे ये मेरी डीआरआई की बैलेंस हो जाएगी 10,500 रुपए की। और सेम वे में अब केस 3 देखना क्या बोल रहा है, डिबेंचर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 50,000 is to be redeemed on 31st March 2022 and rupees 30,000 is to be redeemed on 31st March 2023। चलो सेम तरीके से इसको भी समझ लेते हैं। तो बिल्कुल सेम टाइमलाइन दोबारा से बना ले रहा हूं। 1 अप्रैल 2021, 31 मार्च
2023, यहां से नया साल शुरू हुआ 1 अप्रैल 2023, सॉरी 2022, 2022, और ये साल खत्म होगा 31 मार्च 2023 को। तो पहला तो आपका सेम है, इस डेट पे मुझे कितने रुपए की रिडेम्पशन करनी है, 50,000 की, और इस डेट पे मुझे कितने रुपए की रिडेम्पशन करनी है, 30,000 की। तो देखो पहला पार्ट तो बिल्कुल सेम है, तीनों केस में सेम हो गया। इस रिडेम्पशन के लिए मुझे 30 अप्रैल 2021 तक 15% की इन्वेस्टमेंट कर देनी है, किसका, ऑफ 50,000। तो वही सेम 7500 की इन्वेस्टमेंट हमें यहां तक कर लेनी है। तो ये तो बिल्कुल सेम हो गया, घिसा पिटा। अब वही सवाल आया 31 मार्च 2022 की रिडेम्पशन का टाइम आया, तो वही सवाल, क्या हम कोई इन्वेस्टमेंट रियलाइज कर सकते हैं, क्या कोई इन्वेस्टमेंट हम बेच सकते हैं? तो वही सोचो। अब आप देखो भाई, अगले साल मुझे 30,000 रुपए की रिडेम्पशन और करनी है। इस 30,000 की रिडेम्पशन करने के लिए मुझे अगेन 30 अप्रैल 2022 तक मिनिमम डीआरआई चाहिए। कितना डीआरआई चाहिए मुझे यहां पे, 30,000 का 15%, यानी कि 4500, 4500 रुपीज की इन्वेस्टमेंट मुझे चाहिए बाय 30 अप्रैल 2022। मेरे पास ऑलरेडी 7500 की इन्वेस्टमेंट है जो मैंने पिछले साल कर दी थी। तो क्या लॉजिकल है, अब अगेन सोचो, कॉमन सेंस लगाओ। आप बोलोगे सर यहां पे 4500 की इन्वेस्टमेंट तो चाहिए ही ना, तो यहां तो भाई मैं यहां पे उठ के 7500 की इन्वेस्टमेंट बेच दूं और दोबारा से इस डेट पे आके 4500 की इन्वेस्टमेंट खरीद लूं। इससे बेटर क्या है कि 7500 में से जितनी इन्वेस्टमेंट मुझे अगले साल चाहिए उतनी मैं छोड़ दूं, और जो बची हुई 3,000 रुपए है उस उतनी इन्वेस्टमेंट मैं बेच दूं, बची हुई 3,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट में बेच दूं या रियलाइज कर दूं, है ना। क्योंकि भाई अगले साल मुझे 4500 की इन्वेस्टमेंट तो चाहिए ही चाहिए, तो मेरे पास ऑलरेडी 7500 की इन्वेस्टमेंट है, तो 4500 की इन्वेस्टमेंट मैं छोड़ दूं क्योंकि वो मुझे अगले साल चाहिए, और बचे हुए 3,000 की इन्वेस्टमेंट में रियलाइज करूं। तो यहां पे हम यही बोलेंगे। तो देखो यही लिखा हुआ है केस 3 में, अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड और बिफोर 30 अप्रैल 2021, ये तो सेम है, मैं पढ़ नहीं रहा, यहां से पढ़ना। आफ्टर रिडेम्पशन ऑफ 31 मार्च 2022 कंपनी नीड्स टू हैव अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 4500 रुपए, दैट इज 30,000 का 15% ऑन और बिफोर 30 अप्रैल 2022 फॉर द रिडेम्पशन टू बी डन इन द नेक्स्ट ईयर, दैट इज ऑन 31 मार्च 2023। सो एज देयर इज एन एक्सेस इन्वेस्टमेंट ऑफ 3,000 रुपए, क्योंकि 7500 की इन्वेस्टमेंट है, अगले साल मुझे सिर्फ 4500 ही चाहिए, तो 3,000 रुपए की अब मेरे पास फालतू इन्वेस्टमेंट है। इस फालतू इन्वेस्टमेंट को मैं पहली रिडेम्पशन के टाइम बेच सकता हूं। आफ्टर नहीं बोलना चाहिए, मुझे ऑन बोलना चाहिए। ऑन द फर्स्ट रिडेम्पशन कंपनी कैन रियलाइज द इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹3,000। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्चुअल। तो मैंने बहुत तसल्ली से आपको पूरा ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन समझाया है ताकि आप सारे कॉन्सेप्ट्स को अपने पास पकड़ पाओ। तो इसी के साथ मेरा डीआरआर और डीआरआई का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। फटाफट से हम लोग अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अब हम अपना जल्दी से जो छुटपुट हमारे कॉन्सेप्ट बच गए उसको कवर कर लेते हैं। उसमें पहला कॉन्सेप्ट है आपका मेथड ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडेम्पशन कौन से मेथड से हो सकती हैं, तो ये आपको थियोरेटिकली बस पता होनी चाहिए, आपको डिटेल में कोई नहीं पूछेगा। पहला बोला इन लमसम ऑन मेच्योरिटी, यानी मेच्योरिटी पे हम सारे डिबेंचर्स एक साथ रिडीम कर लें, या फिर इन इंस्टॉलमेंट बाय ड्रॉप लॉट्स। तो सपोज मेरे पास अगर 1,00,000 डिबेंचर्स हैं टोटल, है ना, तो लमसम का मतलब क्या हुआ कि मैं एक साथ सारे के सारे 1,00,000 डिबेंचर्स एक पर्टिकुलर डेट पे रिडीम कर दूं। एक और ऑल्टरनेटिव मेरे पास क्या है, मैं बोलूं कि एक काम करो, मैं 1,00,000 रुपए 1,00,000 डिबेंचर्स एक बार में रिडीम नहीं कर रहा, मैं इसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में रिडीम करूंगा, या जरूरी नहीं इक्वल हो, कोई और इंस्टॉलमेंट भी हो सकती है। अब सवाल उठा कि यहां पे जो इक्वल इंस्टॉलमेंट या टुकड़ों टुकड़ों में जो रिडेम्पशन होगी उसमें कौन से डिबेंचर होल्डर्स का पैसा पहले लौटाया जाएगा, ये कैसे पता लगता है? ये पता लगता है बाय ड्रॉप लॉट्स। खाली आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, मुझे लगता नहीं कोई पूछेगा आपसे, फिर भी ऐसे ही बता रहा हूं। ड्रॉप लॉट्स होता है, यानी ड्रॉप लॉट्स का मतलब बिल्कुल सिंपल है ना, एक चिट्स बना के सारे डिबेंचर होल्डर्स के नाम डाल दिए या सारे डिबेंचर्स के नाम डाल दिए, और उसमें से चिट निकाल के देखा भाई किसका नाम आ रहा है, जिसका नाम आ गया उसका डिबेंचर रिडीम कर दिया। ये होता है ड्रॉप लॉट्स। थर्ड हो गया बाय परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट,
तो मतलब कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में जाके डिबेंचर होल्डर से अपने डिबेंचर्स खरीद लेती है। या फिर फोर्थ हो गया बाय कन्वर्जन। कन्वर्जन हो सकता है या तो कोई शेयर्स में या न्यू डिबेंचर्स में। तो इन 4 मेथड्स से डिबेंचर्स रिडीम हो सकते हैं। तो आपको खाली नाम पता होने चाहिए चारों मेथड के। आपसे कैसा सवाल पूछेगा, वो आपको बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ रिडेम्पशन। तो 3 तो आपको इनमें से कोई मेथड डाल देगा, चौथा कुछ और डाल देगा, तो आपको आइडेंटिफाई करना है ना। या उल्टी तरह से भी हो सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो 3 गलत ऑप्शन डाल देगा, एक ऑप्शन इन चारों में से कोई डाल देगा, तो आपको ये सेलेक्ट करना है। तो इस प्रकार का सवाल यहां से बनेगा। अच्छा, अब हमने यार इतनी सारी बातें करी, हमने डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व की बात करी, हमने इन्वेस्टमेंट की बात करी, हमने इतने खतरनाक खतरनाक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करे, हमने मुद्दे की बात करी ही नहीं कि भाई रिडेम्पशन करने के लिए क्या जर्नल एंट्री होती है, रिडेम्पशन पे क्या जर्नल एंट्री होती है। मैंने नहीं बताई आपको। मैंने डीआरआर बनाने की जनरल एंट्री बता दी, मैंने जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करने की जनरल एंट्री बता दी, मैंने डीआरआई की जनरल एंट्री बता दी, मैंने रियलाइज होता है जब डीआरआई तब क्या एंट्री करते, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। खाली ये नहीं बताया कि रिडेम्पशन की क्या जनरल एंट्री होती है। तो क्योंकि इसकी एंट्री बहुत ही सिंपल है भाई, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लॉजिकल है। तो पहले हम क्या करेंगे, रिडेम्पशन में हमें क्या करना है, डिबेंचर होल्डर्स को पैसे देने हैं। तो पहला पैसा हम ड्यू कर देंगे फॉर अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर्स ऑन रिडेम्पशन। तो क्या करेंगे, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट। तो डिबेंचर अकाउंट मेरा क्रेडिट बैलेंस चल रहा होगा, जब हम डिबेंचर इशू करते हैं तो डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। अब हम इसको रिडीम कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तो परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। तो डिबेंचर अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू आता है। अच्छा, अगर रिडेम्पशन प्रीमियम पे होनी है तो आपको याद होगा इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में हम लोग क्या करते थे, प्रीमियम और रिडेम्पशन की लाइबिलिटी इशू के टाइम पे या अलॉटमेंट के टाइम पे रिकॉग्नाइज कर लेते थे। आई होप आपको ये चीज याद होगा। तो अगर प्रीमियम पे रिडेम्पशन हो रहा है तो क्योंकि प्रीमियम की लाइबिलिटी हम इशू के टाइम या अलॉटमेंट के टाइम ही रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो अब उस प्रीमियम को हम लोग यहाँ पे डेबिट कर देंगे। क्योंकि अब ये मेरी लाइबिलिटी खत्म हो रही है, क्योंकि अब मैं इस प्रीमियम को पे करने वाला हूं, तो अब मेरी लाइबिलिटी चूंकि खत्म हो रही है, तो अब मैं इस प्रीमियम को, इस लाइबिलिटी को डेबिट कर दूंगा और लिखूंगा टू डिबेंचर होल्डर्स। क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स को अब पैसा ड्यू हो गया, तो डिबेंचर होल्डर्स को मैं क्रेडिट कर दूंगा। और जब डिबेंचर होल्डर्स को मैं पे करूंगा तो क्या एंट्री हो जाएगी, बिल्कुल सिंपल एंट्री, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं। पहले मैं सोच रहा था कि एक क्वेश्चन डिस्कस कर लूं, लेकिन अब मैं आपके साथ सारी चीजें डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी। सारा कॉन्सेप्ट डिटेल में विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको समझा चुका। तो इस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 4 जो लास्ट क्वेश्चन है मैंने आपके लिए बनाया है, इसको आप अपने आप ट्राई करना। इसका सोल्यूशन मैंने पूरा दे रखा है और सारी एक्सप्लेनेशन मैंने नोट में दे रखी है, आप देख लेना। मैंने सारी एक्सप्लेनेशन नोट पे दे रखी है इस तरह से कि आपको कोई भी डाउट आए ही ना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप एक बार अपने आप से अटेम्प्ट करके, ट्राई करके पढ़ के देखना कि आप क्या यहां पे सारी चीजें समझ पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, और दूसरा जो आपको करना है, क्या करना है, आप अपनी जिस भी किताब से अपना पढ़ते थे 12th पे, उस किताब में आपका रिडेम्पशन का चैप्टर दिया होगा। तो उसके आपको क्या करने हैं, आपको उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो चैप्टर के एंड में जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए होंगे, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे ट्रू फॉल्स हो, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स हो, वो तो करने ही करने हैं। साथ ही साथ कोशिश करना कि आप सॉल्व्ड इलस्ट्रेशंस भी एक बार देख लो, चाहे तो हाथ से लिख के मत करो, लेकिन देख लो। और जो सारी चीजें मैंने आपको बताई, क्या आप उसको उन इलस्ट्रेशंस पे अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? क्या आप सारे कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़े इस लेक्चर में, क्या उसको आप अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? अगर आप वो कर पा रहे हो, देन आपको इस चैप्टर में कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको जरूरत से ज्यादा ही इस चैप्टर को पढ़ाया, मुझे नहीं लगता इतना इन डेप्थ पढ़ाने की जरूरत थी आपके सीयूईटी के लिए। फिर भी मैंने आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए कि आपको सारी चीज आधी आधी क्या पढ़ाऊं, पूरा अच्छे से पढ़ा ही दूं, ताकि आप फ्यूचर में अगर कभी इस चैप्टर को पढ़ो या पढ़ने की आवश्यकता पड़ी, स्पेशली अगर आप फ्यूचर में कोई प्रोफेशनल कोर्स करो, तो आप उस टाइम पे इन सारी चीजों को अप्लाई करो। ठीक है, तो ये लेक्चर थोड़ा लंबा जरूर हुआ, बट मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको एक लेक्चर में पूरा ये टॉपिक खत्म कराया। तो आई होप ये लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपने ये लेक्चर एंड तक सुना तो बहुत बहुत धन्यवाद, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये आपको एक्चुअली में हेल्पफुल लगा है तो आई वुड रियली अप्रिशिएट, आप मुझे सपोर्ट करिए, इस लेक्चर को, इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और फ्यूचर लेक्चर्स की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए।
परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। मैं फिर से मिलूंगा कभी फ्यूचर में और कोई लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय। ऑल द बेस्ट फॉर सीयूईटी प्रिपरेशन। सीयूईटी बाकी जो अकाउंट्स का डोमेन है, आपका सारा 12वीं का चैप्टर है मोस्टली, तो आपने जो पढ़ाई 12वीं में करी वही पढ़ाई आपको सीयूईटी के लिए भी पढ़नी है, कोई आपको एक्स्ट्रा कुछ मेहनत नहीं करनी। ठीक है, तो बाय बाय एंड टेक केयर। फिर से हम लोग जल्दी मिलते हैं एंड अगेन ऑल द बेस्ट।